क्या रे बंटा, क्या बोल रहा? मैं तो नहीं जा रहा हूँ, मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। मेरा मेरा नहीं हुआ रिपोर्ट, थोड़ा प्लस माइनस। क्लास ले रहे कितने? मेरा भी अगले वीक तो पूरा अप डाउन ही हो रोज। अगला मतलब अगला महीना तो ऐसे ही है यार। वही आने वाले थे नहीं इधर? कौन? डॉक्टर? नहीं नहीं, डॉक्टर नहीं, ये तो। मैं मनाली से मिलने थोड़ा ना अप डाउन कर रहा हूँ, मेरा डॉक्टर का है। पर वो इधर नहीं, आने के बाद भी अप डाउन थे। और क्या करूँगा मैं, मेरे डॉक्टर का। अरे भाई मेरी फटी पड़ी है अभी, मेरा एक डिजीज का विंडो ओपन हो गया है। मतलब उस टाइम पे वल्नरेबल एरिया हो गया, रात का जो 3 से लेकर 6 बजे 7 बजे का टाइम है वो विंडो ओपन है अभी। उस टाइम पे वायरस मेरा इम्पैक्ट ज़्यादा कर रहा है। ऐसा भी रहता है क्या? अरे बहुत कांड रहता है बहुत। तो बैठेगा तो पागल हो जाएगा, जिस दिन मैं समझा तो पागल हो जाएगा। तो वेट दवा वो कर तो लो मेरी जो सुबह मेडिसिन है, अभी सुबह ली मैंने 10 बजे, तब ये 3-4 बजे तक विंडो, इसका विंडो क्लोज होता है। इसकी वजह से वो वायरस एक्टिव नहीं होता, मतलब ऑटो इम्यून डिजीज वाला। हाँ तो 3 बजे जो मेडिसिन आती है मेरी 2:30-3 बजे की रेंज में, उसके बाद वो ध्यान रखती है। हाँ हाँ। और पर फिर वो रात दोनों को। सेम नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों सेम हुई तो फिर रेजिस्ट हो जाएगा। एक ही हिसाब से मानूंगा तो उसको तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये से मार रहा है, चल मार लड़ लेते हैं। और अगर वो रेजिस्ट होगी तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो मेरी जो सुबह मेडिसिन अलग है, जैसे कि 2 बजे वाली मेडिसिन विंडो के लिए अलग है, फिर वो 6 बजे वाली मेडिसिन अलग है, और फिर रात को 10 बजे लेता हूँ वो मेडिसिन अलग है। और 10 बजे जो विंडो है वो पूरा रात वाला विंडो है। तो 10 बजे वाली में कुछ एक कंपोनेंट है वो रेजिस्ट होगी, जिसकी वजह से अभी लूज मोशन होते जाता है। अभी कल भी सुबह 4 बजे तो वही चार चार रोज 3 बजे से लेकर 6 बजे तो मेरा घंटा ही है। करना पब्लिक फिर। किस्मत अच्छी है कि पैसा है, इसलिए जी पा रहा हूँ। पैसा नहीं होता तो भाई अभी राम राम सत्य था। हाँ भाई, गरीब का डिजीज ही नहीं, गरीब तो पहले पहले लेवल पे मर गए। अरे वही ना, मेरा तीनों रेजिस्टेंस। बहुत अच्छी बात, सबसे अच्छी बात जो डॉक्टर ने मेरे को कल बताई कि मैंने ये हेल्थ को बहुत फिट किया, इसके लिए आज मैं बेड पे नहीं। तो ये 3 बार मेरे साथ हो चुका है, तीनों बार मैं एडमिट हूँ महीने महीने भर के लिए। अगर आज मेरी पोजीशन नहीं होती मैं एडमिट रहता। मेरे ये तीसरी बार हुआ है, तीसरी बार, दोनों केसेस में एडमिट हुआ। आज सबसे सही है कि मेरा टॉलरेबल लिमिट बढ़ गया। उसका पहला प्राइमरी रीजन है कि मेरा शाम का फूड बंद है। तो मेरे फूड पाइप को डाइट, मतलब मेरे फूड पाइप को प्रेशर नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, स्टमक को स्ट्रेस नहीं है। बहुत बहुत वो डॉक्टर ने बोला, मैं किस्मत देखा, अगर मैं 27 अप्रैल को बीमार नहीं हुआ रहता, गिरा नहीं होता, तो मैं शायद स्टेप्स नहीं लेता, मैं पहले जैसे झंड रहता। 100% बैच कैन, 101, नो अदर ऑप्शन, नो अदर ऑप्शन। मतलब ऑप्शन ही, अरे नहीं हो ही नहीं सकता था मेरा। मतलब अभी अगर इस विंडो को अगर इन्होंने क्लोज नहीं किया ना, तो ये सी बात है। अभी इसमें मेरे को ट्रीटमेंट क्या रहेगा, अभी अभी फ्लश रहेगा, अभी हर टाइम वो बटरफ्लाई रहेगा मेरा रोज। अगर रोज फ्लश करेंगे, मतलब वो एक मेडिसिन डालेंगे, फिर वो कैसे रिएक्ट करेगी मेरी बॉडी पे और क्या प्लस माइनस हो रहा है। टेस्ट अभी भंडारकर रोड वाला SRL, वो अपना अभी इसके पास खर्चा था, वही एक करता है मेरे टेस्ट, दूसरे के पास टेस्टिंग अवेलेबल नहीं है। मतलब इधर भी टेस्टिंग, मुंबई भी टेस्टिंग, सब तरह से। इधर टेस्टिंग करनी पड़ेगी ना, मैं मुंबई रहूंगा नहीं ना, मैं मुंबई खाली वो ये करेगा। अभी टेस्टिंग के लिए मैं अप डाउन करूंगा ना, डॉक्टर ने वही पूछा ना, मेरे को ऑप्शन नहीं, क्लास नहीं है मेरा, मतलब ये नहीं है ऐसा है। और ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें संडे करो सैटरडे करो, सर डेट से अभी 27 में पहला चालू होगा ट्रीटमेंट मेडिसिन को। अभी एंटीबायोटिक, हैवी एंटीबायोटिक्स पे रात को, जैसे रात को कैसा बेवड़े जैसे हैवी एंटीबायोटिक्स, दूसरा ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि एंटीबायोटिक नहीं लिया तो ऐसा। वैजनाथ आज आया नहीं तो साले घूमने गया। गुड मॉर्निंग मिहिर, गुड मॉर्निंग निकिता, वाइज आई अभी। ओमकार, प्रवीण भाई, प्रवीण सेठ, आई ये क्या हो रहा है? ग्रर, ग्रर, ग्रर।
तोड़ मालिक, आप भी मालिक, आप सर, नहीं उसको भी कर लिया आप ठीक है ना। हो गया मालिक। एक सेकेंड मालिक। हाय शुभम, हाय धनंजय, तोड़मैन। क्या कर के रहे? ड्रिलिंग ही कर रहे हैं। काम चालू, ड्रिलिंग हो रहा है, काम चालू ही हो रहा है। हाँ, काम चालू है बोल रहे हैं। या मैन, अपना क्लाइंट नहीं आया रे, अपना क्लाइंट अभी तक आया नहीं, सोहम। ये क्या बच क्या रहेगा का? हाँ, अरे मैं वही बोल रहा हूँ, क्या क्या बोल के कर क्या रहे हो? अगर वो किया तो मैं भी ड्रिलिंग करेगा इधर, मैं इधर से ठोकेगा, दीवारी तोड़ देगा बीच का। नहीं पली कट जाता 20 मिनट से, पर उसके पास थोड़ा ना चालू है। अच्छा उसके बाद चालू है, उसके बाद का इम्पैक्ट इधर है। एक दो मिनट मालिक, ऑनलाइन इधर आवाज आ रही है, वो आवाज कान से झेप नहीं रही है। देख ना होली, देख क्या फटाफट बंद करके आ रहा है उसको। हाँ, करना शाम के बाद करना, जितना करना कर, रात भर कर, अभी करना। आज निकल नहीं, जितना ड्रिल करना है कर। हम्म, कल पूरा दिन ये प्रेस्टीज गिरा दे। बैंगलोर साइड नहीं है भाई अपने पास। हाँ, मेरे घर पे, वो भी जा सकते हैं। ये फरवरी तक तो कोई आने से रहा, ऑडिट तो हो ही जाएगा। एक झूले पे बैठेगा, एक वो उधर बैठेगा। किधर चल किधर है इसके, इधर के, तो क्या बंद कर रहे कि नहीं कर रहे वो? ये किया है। डाउन टाइम हमारा तो डाउन टाइम कॉन्सेप्ट, मतलब डाउन टाइम के रीजन देख, मतलब सर्वर अच्छा है लेकिन सर्वर के रास्ते में कुछ खराबी है। अब नॉर्मल डाउन टाइम, कल भी डाउन टाइम है, पर कल कौन सा है? शेड्यूल्ड, शेड्यूल्ड डाउन टाइम है। थोड़ा संडे भी लेक्चर है ना, संडे लेक्चर है ना, संडे कौन सा है? सुबह 8 से लेकर, एफएम तो रहेगा ही, एफएम 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 सर बहुत कड़क सर है, बहुत बहुत डेंजर सर है भाई। हमने सर, वो सर को पाल रखा है ऐसे। कल आए थे, कल रात को 12 साढ़े 12 तक साथ में थे, तो डिस्कशन चल रहा था क्योंकि आज सुबह निकल रहे थे। तो ये मेरा थोड़ा हेल्थ इशू की वजह से, तो आई नीड टू मूव बैक टू मुंबई, एंड प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ तो मेरा ऐसे ही रहने वाला है, मतलब ऑलमोस्ट हफ्ते में 2 या 3 दिन अप डाउन रहेगा, मतलब वैसा ये सीरीज है। तो कल डिस्कशन चल रहा था, रात को आया था, मतलब प्रशांत सर इधर खत्म हुआ लेक्चर, ऐसे बात कुछ 1 घंटे का यूट्यूब का उनका वो सीएमए का लेक्चर था, 9 9:15 बजे आया, विनोद सर बैठे थे, तो चालू था। ये वो, तो प्रशांत सर ऐसा, मैं बोला ना कि कॉस्ट इवैल्यूएशन, मतलब कॉस्ट के निर्णय उनके वो पॉइंट पे रहता है। मतलब अभी विनोद सर ने बोला सुबह 4 बजे रेडी रहना, 4 बजे, क्योंकि 4 बजे निकलना था लातूर,
तो 4 बजे रेडी रहना, 4 बजे निकल लेंगे, बात खत्म। मतलब विनोद सर ने पूरा मैसेज, मतलब वो ग्रुप में मैसेज दिखाऊंगा ना, मतलब ऐसे 3:45 विनोद सर इधर से निकलेंगे, ओके, उधर से दीपक सर को 3:50 को लेंगे, 3:50 को दीपक सर को लेंगे, 3:58 को प्रशांत सर के पास पहुंचेंगे, प्रशांत सर सुशील सर बाहर निकलेंगे, उसके बाद उसके आगे 4:05 को 4:05 और नीरज सर विनोद सर के भाई उनको लेंगे, और उसके बाद फिर ये निकलेंगे 8 बजे शार्प विल रीच एट सोलापुर, 8:30 विल शिवा सर को लेंगे। और ये है अमित इज गोइंग टू मुंबई, अगर 80 बीच में आया तो ज्वाइन हो सकता है, अगर प्रोबेबिलिटी रही तो, परमिशन कॉम्बिनेशन ऐसे लगाया तो ये था। और फिर प्रशांत सर, ए यार 4 बजे क्या निकल रहा है, और प्रशांत सर का ऐसे ही होता है, तो कभी भी रहना ना, ए यार 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 नए ना यार, अरे नए ना यार। और कम से कम मैं तो बताऊँ तुमको, ये चालू हुआ डिस्कशन 10 बजे से, 10 बजे से 12:30 तक डिस्कशन ये चल रहा है। 4:30 को चलना, 4:30 मतलब बोल रहे 4:30 को चलना, बोलना 8 बजे पहुंचाना ना, मैं पहुंचा दूंगा 8 बजे, तेरे को 8 बजे टच होना है ना उधर, एग्जैक्टली 8 बजे पहुंचाऊंगा मैं। एंड प्रशांत सर ड्राइव वेरी फास्ट, ही ड्राइव सेफली बट ही ड्राइव वेरी फास्ट, मतलब कंपैरेटिवली विनोद सर इज वेरी स्लो, बहुत जमीन आसमान का फर्क है विनोद सर और मैं बीच का, अपन मतलब मॉडरेट लेवल पे, मतलब कभी कभी स्पीड भी रहती है, कभी ये रहता है, पर ये बहुत सेफली चला था, बहुत रैपिड चला था, मतलब इधर उधर इधर उधर इधर उधर, नांदेड़ वाला आदमी, वो सिंगल रोड पे चलाने की आदत है, ट्रक ड्राइवर नहीं जैसे चलाता वैसा आदमी, वो ड्राइवर आदमी हो, वो एग्जैक्टली ड्राइवर मटेरियल, वो एकदम ड्राइवर मटेरियल, वो गाड़ी चलाने के लिए, ही इज ड्राइविंग हियर ऐसा है, एंड ये पहुंच जाता है। मतलब इमेजिन करो 10 बजे डिस्कशन चालू हो रहा है, तो एक काम करना 4:10 को 4, फिर 4:30 का क्या बोला मतलब प्रशांत सर बोल रहे हैं 4:10, 4:10 यार 4:10। अब मैं बोला तू साले 2-2.5 घंटे इधर टाइम पास किया, उससे जाके घर पे सो जाता जो 10 मिनट का तू बफर रख रहा है। और लास्ट विनोद सर ने सुबह 4 बजे ही, मतलब 4 बजे ही, और हमने ये बोला था, मतलब तू उठा नहीं ना, तेरे घर पे आके बैंड बजा के जाएंगे तेरी, उठ गया भाई, बोले है भाई ऐसा है, ठीक है, तोड़ मालिक, तो बढ़िया। सो गुड मॉर्निंग मालिक, होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड, और आशा करते हैं क्या सर आवाज ही नहीं आ रही है, होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड, हाँ मतलब मेरे को 1-2 जन के, बाकी सबके झंड कर रहे हैं, यस सर जय झंड, होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड, और आशा करते हैं आप तोड़ कर रहे होंगे, तो भारत माता की जय। मालिक जो अपन ने कॉन्सेप्ट चालू किया कल पे, पहले अपन बात करते कल के कॉन्सेप्ट पे जो अपन ने कवर किया। सबसे पहला क्वेश्चन है, ओके, सबसे पहले अपन लिखने के पहले अपन पूरा इथिकल रिक्वायरमेंट को क्लोज करेंगे मालिक, ओके, लेकिन मैं खाली इथिकल रिक्वायरमेंट नहीं आ रहा हूं, मेरे को बताइए कल मैंने आपको समझाया था लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अब मैं SQ1 में डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं, तो SQ1 में आप दिमाग फोड़ी मत करिए, आप डायरेक्टली मेरे आंसर पे रहिए। ऐसे 220 मेरा पहला कंटेक्स्ट है, ऐसे 220 क्या बोलता है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको देने की, एंगेजमेंट पार्टनर, ओके। अब मेरा क्वेश्चन है एंगेजमेंट पार्टनर के पास कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, 4 लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी होगी। सबसे पहले वो क्या देखेगा, क्या फॉलो करना चाहिए, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। दूसरा क्या देखेगा, क्या फॉलो होना चाहिए, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, किसके पॉलिसी प्रोसीजर, फर्म के। तीसरा वो क्या रिपोर्ट देगा, एप्रोप्रिएट रिपोर्ट इन द सर्कमस्टेंसेस। एंड फोर्थ सिनेरियो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कंसर्न रेस कर सकता है बिना डरे, बिना फियर। आत्मा क्लियर है, ये पहला पॉइंट था मेरे ख्याल से, ये झेपा तुमको, मतलब अगर ये लीडर के अंदर ये क्वालिटी ही नहीं है तो लीडर कहलाने के मतलब आगे बढ़ने की बात ही नहीं करे। सेकंड पॉइंट बात की मालिक, इथिकल रिक्वायरमेंट, इथिकल रिक्वायरमेंट, ओके, आईसीआई का कोड ऑफ एथिक्स बोलता है हर एक ऑडिट में इथिकल रिक्वायरमेंट होना जरूरी है, हर एक ऑडिट में इथिकल रिक्वायरमेंट होना जरूरी है मालिक। सर कौन सा इथिकल रिक्वायरमेंट, 5 कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। जिसके अंदर अपन ने बात की, मेन मेरा डिस्कशन किधर था, ऑब्जेक्टिविटी का था। ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या, मेरा ओपिनियन कैसा होना चाहिए, अनबायस्ड। क्योंकि सबसे बड़ा डिस्कशन क्या पॉइंट आता है मालिक, सबसे बड़ा डिस्कशन हर स्टूडेंट के साथ एक ही आता है, सर अगर ऑब्जेक्टिविटी ऑलरेडी दिया है मैं इंडिपेंडेंस क्यों देखूं फिर। क्योंकि अगर इंडिपेंडेंस की बात करें, मेरे को बताओ व्हाई आई शुड बी इंडिपेंडेंट, सो दैट आई शुड बी ऑब्जेक्टिव, आई शुड नॉट बी बायस्ड। व्हाई माय ब्रदर शुड नॉट डू द ऑडिट ऑफ माइन, बिकॉज ही मे बी बायस्ड इन गिविंग एन ओपिनियन, एंड दैट इज एग्जैक्टली ए कंक्लूडिंग पॉइंट हियर मालिक। एंड वही चीज अपन बात की है कल, तो मैंने आपको एक चीज समझाई, इंडिपेंडेंस कब देखा जाता है, इंडिपेंडेंस कब देखा जाता है, स्टार्ट ऑफ ऑडिट, ड्यूरिंग द ऑडिट, एंड ऑफ ऑडिट, पूरे टाइम इंडिपेंडेंस देखा जाएगा। लेकिन मेन ऑब्जेक्टिविटी किधर काम आती है, राइट रिपोर्टिंग, while giving an opinion, while forming a conclusion, हम लोग को मालूम पड़ना चाहिए भाई मेरा ओपिनियन कैसा होना चाहिए, ओके, कैसा होना चाहिए, अनबायस्ड। तो अगर मैंने तेरे को पूछा, कान खुले, मैंने तेरे को पूछा इथिकल रिक्वायरमेंट बता, तेरा आंसर क्या रहेगा, इथिकल रिक्वायरमेंट बता बेटा, तेरा आंसर क्या रहेगा,
इथिकल रिक्वायरमेंट बता, तेरा आंसर क्या रहेगा? इथिकल रिक्वायरमेंट बता। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। वापस बोल रहा हूं तेरे को, मैं बता रहा हूं इथिकल रिक्वायरमेंट। ओके, गिव मी एन आंसर। इथिकल रिक्वायरमेंट। नाउ माय क्वेश्चन इज, डज इथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूड इंडिपेंडेंस? Does ethical requirement include independence? No. Every audit require ethical requirement along with independence. तो अगर मैं आपको पूछता हूं, सवाल सुनो मेरा, मैं बोल रहा हूं मेरे को बताइए, ओके, अगर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहे हैं और ऑडिटर को, ओके, उसको ओपिनियन अनबायस देना है, उसको ओपिनियन अप्रोप्रिएट देना है, तो क्या खाली उसको इथिकल रिक्वायरमेंट ध्यान रखना है या इंडिपेंडेंस ध्यान रखना है, कि दोनों ध्यान में रखने होंगे? दोनों। और जब मैं बोलूंगा इथिकल रिक्वायरमेंट, तो आपके दिमाग में कितने रिक्वायरमेंट आएगी बेटा? 5 इथिकल रिक्वायरमेंट आपको ध्यान में रखनी होगी। आत्मा क्लियर है मालिक? 5 इथिकल रिक्वायरमेंट अपन ने जब किया और उसके बाद इंडिपेंडेंस किया। अब मेरे को बताओ, इंडिपेंडेंस बढ़ते वक्त मैंने आपको इंडिपेंडेंस को अलग करके, इंडिपेंडेंस में और एक कॉन्सेप्ट लेके आया। इंडिपेंडेंस 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। ध्यान रखना, शब्दों की तरफ ध्यान रखना। मेरे जो शब्द बोलते जाऊंगा आगे आगे पूरा अच्छा ध्यान रखना। आज सचेत में रहना। ओके, कुछ कॉन्सेप्ट आपको झेप गए, सारे झेप गए, लेकिन शब्दों के ऊपर बात करेंगे। इंडिपेंडेंस 2 होता है, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस कोई टेंशन नहीं है। ओके, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस मतलब ऑडिटर ने ये नहीं करना चाहिए, ऑडिटर ने वो नहीं करना चाहिए, ऑडिटर ने फलाना नहीं करना चाहिए, ऑडिटर ने ढिमका नहीं करना चाहिए। लिखा हुआ है कहीं तो, ओके, एक्ट में लिखा हुआ है। मैंने क्या बोला? कौन सा एक्ट में लिखा? अपने कंपनीज एक्ट में सेक्शन 139 में लिखा हुआ है कि ऑडिटर तू शेयर होल्ड नहीं करेगा, ऑडिटर तेरे रिलेटिव शेयर होल्ड नहीं करेंगे 1 लाख तक, 1 लाख के ऊपर तक। ओके, ऑडिटर तेरा पार्टनर शेयर नहीं होल्ड करेगा, ऑडिटर तू इंडेप्टनेस नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ लिखा हुआ है, वो अपन बात जब चैप्टर में जाएंगे तब देखेंगे, लेकिन ऐसा लिखा हुआ है इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। लेकिन इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड को क्या करे सर? इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड को बोला जाता है कि बस ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसको आइडेंटिफाई करना एक सब्जेक्टिव टर्म है। तो मेरे को बताओ, कल मैंने आपको समझाया था लास्ट में कि इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस को कैसे कंक्लूड करेगी आईसीआई। तो आईसीआई का कहना क्या आया, कोड ऑफ एथिक्स का कहना क्या आया? ऑडिटर तू अपनी पोजीशन में किसी थर्ड पार्टी को रख और तू इमेजिन करके वो थर्ड पार्टी ओपिनियन दे रहा है। इमेजिन कर जो थ्रेट से उस थर्ड पार्टी को नहीं है और वो इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे रहा है। अगर वो ओपिनियन दे रहा है और तू भी ये होने के बाद कुछ थ्रेट्स है तेरे पास, वो थ्रेट्स होने के बाद भी तू वो ओपिनियन दे रहा है, इसका मतलब तेरा इंडिपेंडेंस सही है। लेकिन अगर थर्ड पर्सन जो इंडिपेंडेंस इंपैक्टेड नहीं है और तेरा इंडिपेंडेंस इंपैक्ट होने के बाद तेरा ओपिनियन और उसका ओपिनियन चेंज हो रहा है, इसका मतलब ओके भाई तेरे लिए यहां पर खतरा है एंड यू शुड नॉट एक्सेप्ट सच एंगेजमेंट। कल मेरे ख्याल से सवाल पूछा, किसने पूछा मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, किसी ने इसने या किसी ने तो पूछा सर व्हाट इफ ये थ्रेट, अभी कितने थ्रेट थे अपने? 5 नाम बता एक बार थ्रेट के। बहुत इजी आंसर वो, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, ओके, एडवोकेसी, फैमिलिटी एंड लास्ट कॉन्सेप्ट क्या था? डरा रहा हूं मैं, इंटीमीडिएशन। 5 थ्रेट्स, वापस ये नाम बता। सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फैमिलिटी एंड इंटीमीडिएशन। इंटीमीडिएशन मतलब क्या बेटा? डर 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 डर। सेल्फ इंटरेस्ट में कौन सा इंटरेस्ट बोला जा रहा है? सारे इंटरेस्ट या पैसों का इंटरेस्ट? पैसों का। पैसा छोड़ मत, पैसा दिखा तो सेल्फ इंटरेस्ट में आएगा, पैसा दिखा तो सेल्फ इंटरेस्ट में आएगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके। और फैमिलिटी में मतलब क्या होता है? फैमिलिटी मतलब ऑडिटर क्लाइंट के साथ ज्यादा फैमिलियर हो जाता है। इसीलिए 2013 के पहले ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था। 2013 के पहले एक ऑडिटर आया ना, पूरी जिंदगी वो ऑडिट कर सकता था। 1950 में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था। ऑडिटर आया ना, पूरी जिंदगी वही ऑडिटर है, कोई टेंशन नहीं। अब मेरे को पता पूरी जिंदगी वही ऑडिटर रहा, कंफर्ट जोन तो आना ही है ना यार। अभी इमेजिन कर, तू मेरे EIS के बैच में बैठा हुआ है, ओके, तो तू मस्ती कर रहा है, ठीक है, फिर मैं तेरे को चिल्ला रहा हूं, फिर तू ऑडिट के बैच में आ रहा है। अभी अपन 2 ज्यादा ट्यूनिंग में मिल रहे हैं। अब जो जितने ज्यादा ट्यूनिंग में मिलेगा, डोंट यू थिंक मैं तुम्हारी तरफ कितना भी रहा, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ ऑडिट और समथिंग, बट इट इज बिकॉज ऑफ आई एम नोइंग यू मच मोर देन दैट, हेल बी बिकम मोर लीनिएंट। अरे होता ही है यार, यही तो बोला है फैमिलिटी थ्रेट्स। फिर 2013 को समझ में आया और 2013 ने फिर क्राइटेरिया डाला कि एक ऑडिटर कितने साल तक बन सकता है? 5 साल या 10 साल, डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो। देखेंगे अपन वो फैमिलिटी थ्रेट्स। अब फैमिलिटी थ्रेट्स को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा रहा हूं। मेरे को बताओ, ये थ्रेट्स 5 थ्रेट्स समझे। अब मेरा क्वेश्चन है, ये थ्रेट्स कब दिखने हैं? एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के पहले या बाद में? पहले। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के बाद भी आ सकते हैं क्या? एग्जाम्पल फैमिलिटी थ्रेट्स। मेरे को तो स्टार्टिंग में वो गिफ्ट देगा क्या? जिस दिन अपॉइंटमेंट हो रहा है, एजीएम में डिस्कस हो रहा है, ऑडिटर मिस्टर ऑडिटर इज अपॉइंटेड, मिस्टर ऑडिटर इज अपॉइंटेड एंड वी आर हैंडिंग ओवर जैगुआर कीज। ऐसा होएगा क्या? नहीं। ऑडिटर अपॉइंट किया गया, काम किया, काम अच्छा लगा, उसको इन्फ्लुएंस करना, या हमको मालूम पड़ा झोल किया हुआ है और जो उसको मिल सकता है
उस टाइम पे बोला क्या ऑडिटर तेरे घर पे कौन सी गाड़ी है? नहीं है। मैं बोला जैगुआर नहीं है। बोला अच्छा ओके, देख काम कर, ये ले भाई, ये ले गाड़ी लेके जा तेरी। अब मेरे को बता क्या बाद में? पार्किंग। आज का डायलॉग मेरा ही डायलॉग है, पर पार्किंग वाला पॉइंट मेरा लॉजिक ये है क्या, मेरे को बताओ ये बाद में भी तो आ सकता है। अब इस केस में क्या करने का ऑडिटर ने, इस केस में क्या करने का? अब मेरे को बताओ ये थ्रेट्स हमें बाद में मालूम पड़े, कुछ नहीं, ओके बाद में मालूम पड़े रिजाइन। अरे सर इसकी वजह से तू बाद में फंसेगा, ये समझ। और मैं वापस बोल रहा हूं, देखो एक चीज प्रिंसिपली दिमाग में बिठा के रख लो, एक चीज सब लोग प्रिंसिपली बिठा के रख लो, क्योंकि आप ये सवाल पूछोगे उसके पहले मैं क्लियर कर लो, पकड़ा गया तो छोड़। सर व्हाट इफ मैंने ले लिया, गाड़ी भी ले ली, मैंने बताया नहीं, उसके बाद ओपिनियन भी दिया, कुछ नहीं, चल रही कट रही है। जिस दिन नाफरा बुलाएगा उस दिन देखेंगे, नाफरा को भी एक गाड़ी देंगे। समझ आ रहा है? तो आप जो भी पूछ रहे हो यानी ये अपने सिद्धांतों की बात हो रही है, यानी अपन ने ऐसे रखना है। अब कोई इधर मेरे से डिबेट करेगा सर ऐसा हुआ, बाद में मालूम पड़ा ऐसा हुआ, और ये अपन को मालूम पड़ा था कि मेरा इंपैक्ट होने वाला है सर, मैंने फिर भी स्टेप्स नहीं लिए। ठीक है ना यार, नहीं लिए तो तेरा आंसर क्या लिखना तूने? तेरा आंसर क्या लेना? तेरे को मैंने बोला फैमिली थ्रेट्स इंपैक्ट हो रहा है, तेरा आंसर क्या होना चाहिए? रिजाइन। तेरा आंसर होना चाहिए सर नहीं किया, क्या किया वो तू ज्ञान मत पेल। तेरा आंसर क्या होना चाहिए? तू ऑडिटर कैसा बनेगा? सिद्धांत वाला, ऑन थियरी। प्रैक्टिकल में देखो सिद्धांत हो गया तो ढापना कट जाएगा ना तेरा। और मैं तेरे को बताया 2-3 जगह है तेरा, एक ऑफिस मैंने बताया, ऑफिस में खाली सीमित मत रखना। ओके भाई यार बहुत सारी चीजें, होटल में जाएगा, मेरे को तो ऑडिट में होटल में भेजेंगे तेरे को, होटल में आएगा मेरे को बता तू क्या करने का, घर से साबुन लेके जाने का और उधर का साबुन घर पे लेके आने का। करते कि नहीं अपन? गए ना होटल में जाते तो क्या करते, उधर की जो वो रहता ना मालूम है ना, वो शैम्पू साबुन सब सब अपन लेके आते हैं, और अपन उधर क्या यूज करते हैं? घर का साबुन। मतलब क्या पी के बेवकूफ है अपन रे। एक ऐसा, और दूसरा तरीका क्या है? उधर का ही साबुन यूज करने का और उसको बोलने का और लगेगा। मैं ऐसे ही करता हूँ। ओके मतलब ऐसा ही तो पूरा पाउच कभी कभी भर के लेके आता हूँ और वो दे देता है, भाई मैं बोला बहुत ज्यादा नहाता हूँ मैं। फिर वो मतलब एक बार मंगाया, फिर दूसरी बार मंगाया, फिर वो पक जाता है मालूम है ना, फिर उसके बाद 4-5 देता है एक साथ में। बस उतना उसको टॉलरेट करने का कि वो 5-6 दे दे एक साथ में, ऐसे 3-4 बार करके खत्म। और वो साबुन किधर होंगे मालूम? सबके घर पे या मेरे घर पे वो ड्रावर में कोई तो, और जिस दिन दिवाली के दिन खुले, अरे ऐसा साबुन उधर का है। तो अगर मैं सिद्धांतों की बात कर रहा हूं तो प्रिंसिपली आपको क्या समझा, आपने आंसर क्या लिखना है वो समझो। तो मैं क्या सिखाने वाला हूं, अपना आंसर क्या आना चाहिए, रियलिस्टिक में क्या करना चाहिए, पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है, उस पर आप डिबेट मत करिए। तो मेरा पहला क्वेश्चन, ओके मेरे ख्याल से इथिकल रिक्वायरमेंट मैंने पूछा, क्लियर हो गया। मैंने आपको पूछा भाई इंडिपेंडेंस कितने प्रकार के, वो भी क्लियर हो गया। फिर मैंने आपको बोला थ्रेट्स कितने प्रकार के, 5। और ये भी क्लियर हो गया कि थ्रेट्स कब देखने चाहिए, स्टार्टिंग में। लेकिन ऐसा नहीं खाली स्टार्टिंग में देखना चाहिए, ड्यूरिंग द कोर्स देखना चाहिए। अब इसका मैं बैकग्राउंड भी बताता हूं, क्योंकि ये डाउट होना ही नहीं चाहिए तुमको। मेरे को बताओ थ्रेट्स किसको है, ये इथिकल रिक्वायरमेंट को या इंडिपेंडेंस को है? मैंने कल अच्छे से समझाया है। ये थ्रेट्स, ये 5 थ्रेट्स पढ़े ना तूने, ये 5 थ्रेट्स किसको है? पक्का ना? अब मेरे को बता इंडिपेंडेंस कब देखा जाता है? थ्रू आउट। तो थ्रेट्स कब देखे जाते हैं? समझ में आया? ओके तो थ्रेट्स इज नॉट ओनली सीन एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, इट इज सीन थ्रू आउट द, अरे यू नीड टू बी इंडिपेंडेंट थ्रू आउट द ऑडिट मैन। That's it. This is your structure to be taken care of. Okay. मैंने आपको बताया भी, आपको एमसीक्यू आ सकते हैं या आपको थियरी आ सकती है, व्हाटएवर जो भी थियरी आई तोड़ आंसर है। अगर पूरे सिलेबस में अगर कुछ तोड़ इंपॉर्टेंट है तो आपके थ्रेड्स तोड़ इंपॉर्टेंट है। सर क्या इस थ्रेड्स से बच सकते? एक बार मेरे को थ्रेड्स बता दीजिए, थ्रेड्स टू इंडिपेंडेंस, थ्रेड्स टू इंडिपेंडेंस के नाम लिख देते एक बार मेरे को बताइए। थ्रेड्स टू इंडिपेंडेंस नाम बताइए। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड्स, ओके। दूसरा सेल्फ रिव्यू थ्रेड्स, तीसरा एडवोकेसी थ्रेड्स, चौथा फैमिली थ्रेट्स, ओके। एंड 5वां इंटिमिडेशन थ्रेट्स। आत्मा सबको क्लियर? ओके ये मेरा क्वेश्चन है, क्या एक थ्रेट में आया तो सिर्फ एक थ्रेट में ही आऊंगा या मैं कोई मल्टीपल थ्रेट्स में भी आ सकता हूं? जैसे मैंने आपका एग्जांपल बताया, ओके इट मे हैपन दैट यू मे इनटू एडवोकेसी थ्रेट्स एंड साथ में फैमिली थ्रेट्स आल्सो। इट मे हैपन दैट यू मे बी इन सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स एंड सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स। बस आपको समझना होगा उसमें से ज्यादा इंपैक्टेड कौन सा होगा, उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना होगा। थ्रेट का एनालाइज कौन करेगा? आईसीआई? नो, थ्रेट का एनालाइज करेगा ऑडिटर। थ्रेट का एनालाइज ऑडिटर को करना है, ज्यादा दिमाग नहीं करनी है। ओके अब इसके सामने मैं थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर्ड में जा रहा हूं, फिर मैं फिट करूंगा ये पैटर्न। ये थ्रेट्स कैसे पता करें, मेरा क्वेश्चन है। मतलब अब मेरे को बताओ, कल अमित ताते तुम्हारे पास आता है और अमित ताते बोलता है मेरा ऑडिट एक्सेप्ट करो, और तुम ऑडिटर हो। मेरे को बताओ एक्सेप्ट करने के पहले क्या देखोगे? 2, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड।
इंडिपेंडेंस एंड अपीयरेंस तो दिख रहा है, इंडिपेंडेंस एंड अपीयरेंस दिख जा रहा है, हाँ भाई सेक्शन, तुम ना शेयर होल्डर हो ना इंडेप्टनेस है, कुछ भी नहीं है। अब मेरे को बताओ इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड कैसे पता करोगे? अब थर्ड पार्टी रिव्यू ये तो हो गया अपना थियरी। नाउ गिव मी अ गुड आंसर, कैसे कैसे मतलब आप अब ये कैसे करोगे? थर्ड पार्टी रिव्यू भी करोगे तो कैसे? अभी ऐसा हर टाइम सोचोगे थर्ड पार्टी ओपिनियन, क्योंकि आपका तो ऑडिट हुआ ही नहीं है, ये तो लास्ट में आप ओपिनियन देखोगे ना। फैमिलिटी है तो कैसे मालूम पड़ेगा फैमिलिटी की वजह से तेरा ओपिनियन इंपैक्ट होगा कैसे? अभी तू मेरे को जानता है, ठीक है जानता है, पर इसकी वजह से तेरा ओपिनियन इंपैक्ट होगा ये कैसे मालूम? अब मेरे को बताओ, प्रशांत सारडा सर एंड विनोद रेड्डी सर या सुशील भंडारी सर, कल मैंने डिस्कशन किया, सुशील भंडारी सर मेरे को बुलाते ऑडिट के लिए या विनोद रेड्डी बुलाता, दोनों में से एक। ओके अब मेरे को थोड़ा थॉट प्रोसेस लगाओ, मैंने क्या बोला, किसके ओपिनियन में मेरा आंसर डेफिनेटली इन्फ्लुएंस होगा? क्यों रे? ओके क्या उधर फैमिलिटी थ्रेट्स है? यस। क्या सुशील सर में फैमिली थ्रेट्स नहीं है? तू समझा मेरा पॉइंट? मेरे को वो चीज तो दोनों में फैमिली थ्रेट्स है, तो फिर मैंने सुशील सर का एंगेजमेंट मैंने एक्सेप्ट करना चाहिए या कैंसिल करना चाहिए? एक्सेप्ट। लेकिन विनोद सर का, अब क्वेश्चन है क्यों? दोनों में फैमिली थ्रेट्स है। नहीं नहीं, ये तो एक थियोरेटिकल पॉइंट हो गया, थर्ड पार्टी ओपिनियन देंगे, ये तो ये मैं क्या बोला, देखो सुनो, तुम कंफ्यूज हो रहे हो वापस, तुम क्या किसमें कंफ्यूज हो रहे हो ना, थर्ड पार्टी को लेके बैठ रहे हो, पर मैंने क्या बोला, थर्ड पार्टी कब देखी जाएगी? जब आईसीआई बुलाएगा, ठीक है। अब इस थ्रेड्स को कैसे मैं समझू यार? अब मेरे को बता, ओपिनियन आज जब मेरे को ऑडिटर अपॉइंट किया जा रहा है तब ओपिनियन देखूंगा या ऑडिट खत्म होने के बाद ओपिनियन देखूंगा? तो आज कैसे मेरे को समझेगा कि मैं ओपिनियन क्या देने वाला हूं यार? दोनों फैमिलियर है ना बेटा, मैं अभी बोला ना दोनों फैमिलियर ना। क्या सुशील सर भी फैमिलियर है? यस। क्या विनोद सर भी फैमिलियर है? यस। जजमेंट ही है, वो तो क्लियर है, जजमेंट ही है। मेरे को थोड़ा और एनालाइज करके दो मेरे को, मैं कैसे मतलब क्या करूं मैं जिससे मैं समझूंगा क्या यार, नहीं यार इधर ये नहीं लेना चाहिए, विनोद सर का नहीं लेना चाहिए, ये क्या है? या तू तू सोचना, तेरे पास दो दोस्त है, एक दोस्त है जो मतलब हाई बाय करता है और एक दोस्त है जो जिगरी दोस्त है, उसको कैसे करेगा एनालाइज? मेरा क्वेश्चन ये है। इंडिपेंडेंस इंपैक्ट होगा और कुछ? विनोद से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा हूं, कैसे मालूम पड़ेगा? ये मैं क्वेश्चन वही है। आप देखो सब्जेक्टिव टर्म पे बात कर रहे हैं अपन, आज अभी बात कौन सा कर रहे हैं? आज का लेक्चर का मेरा ऑब्जेक्टिव यही था भाई, मेरा टारगेट यही था आज के सेक्शन में, मेरे को सब्जेक्टिव पे बात कर रहा हूं मैं पूरा। ओके तो इसके मतलब आपका दिमाग चाहिए, मेरा दिमाग चाहिए, फिर मैं आपको बताता हूं इंस्टीट्यूट का दिमाग क्या है। ओके आपको क्या लगता है? वो आप अपना दिमाग चलाओ ना, तुमको क्या लगता है? सब्जेक्टिव है, ऐसा है ही नहीं कि ये भी सही है, कि ऐसा भी नहीं है, सब्जेक्टिव है, पर ये अपने को गाइड करेगा। अपने को आईसीआई क्या करने वाला है? गाइड। पर वो गाइड आंसर देने के पहले तू खुद सोचना कैसे तू अपने आप को करेगा, मैं तेरे को ये बोल रहा हूं। क्लाइंट सिद्धांतवादी रहना चाहता है, इमेजिन कर दोनों सिद्धांतवादी है, विनोद रेड्डी भी सिद्धांतवादी है और ये भी सिद्धांतवादी है, तो अब मेरा क्वेश्चन तुम समझे नहीं वापस। मैं देखो थोड़ा सा और सोचो उसके ऊपर, मेरे को घाई नहीं है, आई एम नॉट इन हरी, मेरे को एकदम मस्त है। ये तुमने क्रैक किया ना, मतलब अपन एक बहुत तोड़ स्टेप पे चले गए, मतलब जजमेंट के ऊपर अपन बाप जजमेंट पे घुस रहे अभी। जजमेंट मतलब अपना पॉलिश हो रहा है ना जजमेंट। मेरा क्वेश्चन ये आ रहा है, मैं वापस पूछ रहा हूँ, विनोद रेड्डी और सुशील सर, मेरे को बताओ दोनों के केस में, मतलब अगर आपने मेरा नाम, मेरी बार बार नाम सुना होगा, किसका सुना होगा? इसका मतलब सुशील सर से दोस्ती नहीं है ऐसा थोड़ा है, पर लेकिन एक जिगरी दोस्ती, एक मतलब ऐसा विनोद बोलने वाली दोस्ती। अब सुशील सर को थोड़ा ना बोलता, हे सुशील सुन, सुशील बोले ये दू क्या? ओके वो बोल सकते हैं तातेड़ सुन, ओके विनोद सर तातेड़ भी बोल सकते हैं और मैं भी बोल सकते हैं। ओके अब मेरा क्वेश्चन ये है, तो आप कैसे पता करोगे? प्लीज अंडरस्टैंड, डोंट मी गिव मी अभी थर्ड पार्टी वाला आंसर वापस। सर थर्ड पार्टी रहेगा, मेरे को पता थर्ड पार्टी ओपिनियन कब देगा? रिपोर्ट होने के बाद। मैं जनरली बोलता हूं, थोड़ा सा और एनालाइज करो, रिलेशन दिखेंगे, रिलेशन दोनों के साथ है ना मेरे, दोस्ती की रिलेशन है, तो मेरे को बताओ क्या ये थ्रेट है? दोनों के साथ ये थ्रेट है कि नहीं है? मेरा क्वेश्चन है दोनों के साथ ये थ्रेट है कि नहीं है? है, दोनों के साथ है। फैमिलिटी उसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो मेरे को बताओ किस में एक्सेप्ट क्या? विनोद का नहीं एक्सेप्ट करूंगा और ये नहीं करूंगा। मेरा कारण, मेरे को चाहिए आंसर आपसे। इन्फ्लुएंस होने की वजह से क्या होगा?
ओपिनियन बायस कैसे होगा? ओपिनियन बायस कैसे होगा? ठीक है ना, चलो मैं आगे जाता हूं, तुम नहीं जा रहे हो तो मैं आगे जा रहा हूं। ओपिनियन बायस कैसे होगा मेरे को ये बताओ फिर। ऑनलाइन वाला कोई आंसर दे रहा है? देख मेरे को देखो। फ्रीक्वेंसी ऑफ डीलिंग पे डिपेंड करेंगे। हाँ नहीं भाई, लेवल ऑफ थ्रेट्स कम है तो एक्सेप्ट करना है। मेरा क्वेश्चन है लेवल ऑफ थ्रेट्स कम है ये कैसे डिसाइड करो? मेरा क्वेश्चन है थ्रेट है कि नहीं दोनों में? किस में थ्रेट कम है, सुशील सर में या विनोद सर में? विनोद सर में थ्रेट ज्यादा है, तो मेरे को ये कैसे समझेगा ये थ्रेट कम है ज्यादा है? ये कैसे पता कर रहा हूं मैं? सर आपको नहीं बोल पाएंगे कि चेंज करो ओपिनियन लाइक तो ऐसे फिलहाल, लेकिन विनोद सर विल वुड से कि नहीं भाई तू मेरा हाँ तो अब ये तूने जो बोला वो कॉन्सेप्ट सही है। अब मेरे को बता इसको मेरे एंगल से कैसे मैं डिसाइड करूं? डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस कैसे पता करेगा? सब मेरे को सब्जेक्ट आंसर चाहिए। ऐसा तो ऐसा तो हर ऑडिट में हो सकता है मेरे साथ। मेरे भाई अनबायस ओपिनियन देना, मेरे कैसे समझेगा मेरे को ये किसके? मैं मेरे को समझेगा कैसे? तुम मेरे को बताओ, अनबायस ओपिनियन दूंगा मेरे को समझेगा कैसे? बहुत तोड़ पॉइंट रहेगा रे। सिर्फ तो जजमेंट लगाने के लिए ऐसा कुछ तो चाहिए ना। अरे फिर तो मैं बोलूंगा नहीं, अरे भाई मैं काय के लिए छोड़ू काम? फीस मिल रही है, मैं काय के लिए छोड़ू? फैमिलिटी दोनों में है, मैं बोल रहा हूं मैं दोनों में अच्छे दूंगा, दोनों में सही तरह से दूंगा। आशावादी आदमी हूं मैं, भारत माता की जय बोलता हूं सुबह सुबह, बहुत बार बोलता हूं, दिन में कम से कम 10-15 बार तो बोलता हूं। जो भी मिलता है उसको भी यही बोलता हूं, गुड मॉर्निंग, होपफुली एवरीबॉडी इज डूइंग गुड, आशा करता हूं कि आप तो करेंगे, भारत माता की जय। किस्मत अच्छी, अभी तक बीवी के साथ ऐसा नहीं बात कर रहा। गुड मॉर्निंग, होपफुली एवरीबॉडी यू आर डूइंग गुड है ना। बोलो ना वाले। वी विल इंस्पेक्ट इफ आवर ओपिनियन कैन बी चेंज विद द सब्जेक्ट टू पार्टी और नॉट। नहीं धनंजय, हाँ मतलब तुम बोल रहे हो सही है, पर मेरे को एक शब्द और ये शब्द ना सबको मालूम है। मैं आपको ये बोलता हूं, लीडरशिप नहीं, लीडरशिप से क्या? हाँ कुछ और? चलो मैं हिंट देता हूं, अभी हिंट देता हूं, अभी आप बढ़ नहीं रहे तो मैं बढ़ता हूं। सुशील सर ने फोटोकॉपी दी मेरे को, बोला, मैंने बोला सुशील सर मेरे को ये इनवॉइस चाहिए, सुशील सर ने मुझे फोटोकॉपी दिया। ओके मैंने सुशील को बोला सर क्या दो? ओरिजिनल दो। ओके क्या सुशील से मांग सकता हूं? मैंने विनोद सर को बोला फोटोकॉपी है, ओरिजिनल दो। ओके विनोद बोलेगा ओरिजिनल का क्या करेगा तू? मतलब कुछ नहीं करेगा। नहीं लिमिटेशन का नहीं, skepticism. Our ICI guides, ICI says ये threats तेरे को कैसे मालूम पड़ेंगे? ओके ICI बोलती है जब तू मेरे कटघरे में आएगा तब मैं देखूंगा कि तेरी जगह अगर थर्ड पार्टी होता और वो जो ओपिनियन देता वही ओपिनियन तूने दिया है कि नहीं। ओके और वो कंपेयर करने के बाद दोनों सेम मिलते तो मुझे तुझे बाइज्जत बरी करूंगा। लेकिन जब तू लेगा तब तू ओपिनियन थोड़ा ना तेरे को पता चलेगा, तो क्या चीज देखेगा तू? तो तूने क्या पता करना है? सबसे मेन पॉइंट है इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंस दो तरह के पता करने हैं तेरे को। कौन से? इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। आत्मा क्लियर है? अब क्वेश्चन है सर इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड को मैं कैसे देखूं, ये मेरे को कैसे समझाया जा रहा है? तो कान खुले, मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं प्लीज अंडरस्टैंड। ओके बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिपेंडेंस, कान खुले मैं क्या बोल रहा हूं। की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉर ऑडिट, की फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर ऑडिट, क्या बोला मैंने? की फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर ऑडिट। व्हाट आर द की फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर ऑडिट? इथिकल रिक्वायरमेंट प्लस इंडिपेंडेंस। की फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर ऑडिट, ऑडिट के लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल जिसके बेसिस पे ऑडिट निर्भर है, 5 + 1। ओके ये 5 में तुम्हें दिक्कत नहीं आ रही है, तुम्हें 1 में दिक्कत आ रही है। इसीलिए ये 1 के लिए हम तुम्हें बताते हैं व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉर इंडिपेंडेंस। एमसीक्यू में गेम मत हो जाना। फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर इंडिपेंडेंस बोल रहा हूं मैंने बोला फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर ऑडिट। तुम्हारा आंसर क्या होगा? 5 + 1। फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर ऑडिट क्या रहेगा? 5 + 1। कान खुले, क्या रहेगा? 5 + 1। आत्मा क्लियर है? ओके लेकिन अगर मैं बोलूंगा फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर इंडिपेंडेंस, इट इज नॉट 5 + 1, इट इज 3। सब कौन से जो तो कल तूने पढ़े जिसको मैंने हाईलाइट किया था, ये दो कौन से? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड साथ में ओके दैट इज योर थर्ड पॉइंट, स्केप्टिज्म। अगर तू विनोद के साथ इंटीग्रिटी रह पा रहा है
ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन कर पा रहा है और स्केप्टिज्म रह रहा है, ओके, इसका मतलब तू ये ऑडिट एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन अगर ये तीन में से एक भी तेरा गया, मैं बोल रहा हूं सर स्केप्टिज्म कब रहना है? ज्ञान मत चिपना फालतू टाइम पास में। स्केप्टिज्म क्या हर टाइम रहना है? नहीं, लेकिन स्केप्टिज्म कब रहना है? जब आपको डाउट आया, डाउट आया तो रहना ही पड़ेगा ना। उस टाइम पे तुम अगर नहीं रह पाए तो किसको इंपैक्ट हो रहा है? इंडिपेंडेंस। ओके, एमसीक्यू गड़बड़ मत करना, एमसीक्यू गड़बड़ मत करना, मैं आपको बोल रहा हूं एमसीक्यू गड़बड़ मत करना। अगर मैंने आपको सवाल पूछा मेरे फंडामेंटल प्रिंसिपल टू ऑडिट क्या है, और मैंने आपको एमसीक्यू में ए बी सी डी में पूछा, तो उसमें क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपटीशन, प्रोफेशनल ड्यू केयर और इंडिपेंडेंस, ये भी आ सकते हैं। आत्मा क्लियर है? और मैंने पूछा व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस। ओके, मेरे को बताओ आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट ए फंडामेंटल प्रिंसिपल रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, स्केप्टिज्म। आपके दिमाग में स्केप्टिज्म आएगा क्वेश्चन पढ़ के, क्योंकि आपके दिमाग में 5 बैठे हुए रहते हैं। क्वेश्चन इज नॉट टू ऑडिट। अगर मैंने पूछा कान खुले की प्रिंसिपल्स related to audit, out of which is not a key principle related to audit? A, B, C, D, confidentiality, integrity, objectivity and skepticism. मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं? What out of the following which is not a key principle related to audit? Confidentiality, integrity, objectivity, skepticism. Skepticism. समझ में आया? Out of the following which is not a key principle, fundamental principle to independence? Confidentiality, integrity, objectivity, skepticism. Confidentiality. यानी अब मेरे को बताओ, अब लॉजिक समझ में आ रहा है मालिक? लॉजिक समझ में आ रहा है? यानी मेरे को क्या बोला हुआ है, मेरे को क्या समझाया गया है? ऑडिटर ये 5 तेरे को देखने, ये ऑडिट के लिए देखने हैं, लेकिन इंडिपेंडेंस में तुझे लगा खतरा है कि नहीं खतरा है, तेरे को 5 ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट, सेल्फ असेसमेंट, ये जो थ्रेट्स है इसको तेरे को पता करना है, तो 3 चीजों को ही खाली फोकस कर। कौन सी 3 चीजें? सबसे पहले इंटीग्रिटी, दूसरी ऑब्जेक्टिविटी और तीसरा स्केप्टिज्म। स्केप्टिज्म रेज करने, स्केप्टिज्म मतलब क्या है? स्केप्टिज्म मतलब कंसर्न, डाउट, और तू वो रेस करने में तेरे को डर लग रहा है। डर का कारण बता। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स, मुझे लग रहा है उधर पैसा मिलने वाला है और अगर मैं कंसर्न करूंगा तो शायद वो मुझे माना नहीं करेगा। इंटिमिडेशन थ्रेट्स, एडवोकेसी थ्रेट्स, कंसर्न करूंगा तो प्रॉब्लम आएगी, ये रहा तो प्रॉब्लम आएगी। तो अब क्वेश्चन आता है स्केप्टिज्म की डेफिनेशन क्या है? स्केप्टिज्म की डेफिनेशन बताइए। कान खुले एवरीबडी विथ मी, रटने के पॉइंट पे। इट इज एन एटीट्यूड, इट इज एन एटीट्यूड, और एटीट्यूड है वो अपना ईगो है। इट इज एन एटीट्यूड विच इन्वॉल्व्स क्वेश्चनिंग माइंड, विच इन्वॉल्व्स क्वेश्चनिंग माइंड। वापस आते हैं, पहला स्टेटमेंट, पहला लाइन। इट इज एन एटीट्यूड विच इन्वॉल्व्स बीइंग अलर्ट, बीइंग alert to the indications, being alert to the indications of possible misstatement, of possible misstatement। वापस आई है। It is an attitude which involves questioning mind, questioning mind, तेरा दिमाग questioning वाला चल रहा है। Being alert to किसे? indication, to indication और condition which indicates possible mistake। वापस बोलो, which indicates misstatement नहीं, जरूरी नहीं है मिसस्टेटमेंट होगा, हमको लग रहा है मिसस्टेटमेंट हो सकता है। वापस आता है, स्टेटमेंट बताइए, वापस बताइए डिफाइन। अभी तक खत्म नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, कहानी खत्म नहीं की है। वापस बताओ। इट इज एन एटीट्यूड व्हिच इन्वॉल्व्स क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट टू कंडीशन और इंडिकेशन, जो भी आप बोलो, कंडीशन और ऑफ पॉसिबल मिसस्टेटमेंट। मिसस्टेटमेंट का कारण ड्यू टू एरर और फ्रॉड, ड्यू टू एंड फ्रॉड। इधर तक पार्ट करो, ये एक पार्ट हो गया। डेफिनेशन का एक हिस्सा खत्म किया। डेफिनेशन का एक हिस्सा रटो, बताओ मेरे को आंसर। किसका, कौन सा डेफिनेशन पढ़ रहे हैं अभी? स्केप्टिज्म। क्योंकि मेरे को ये समझना है, क्योंकि स्केप्टिज्म आया तो मैं ये थ्रेट से लड़ सकता हूं। स्केप्टिज्म नहीं समझा तो ये थ्रेट्स में दिक्कत होगी मुझे। तो स्केप्टिज्म मुझे वापस चाहिए। स्केप्टिज्म का डेफिनेशन, इट इज एन एटीट्यूड व्हिच इन्वॉल्व्स क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट टू इंडिकेशन और कंडीशन ऑफ पॉसिबल मिसस्टेटमेंट, यानी मिसस्टेटमेंट है या चांस है, पॉसिबल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर, ड्यू टू फ्रॉड और एरर। ओके, एवरीबॉडी क्लियर मालिक? मीर का एक क्वेश्चन आया, सर स्केप्टिज्म अपने को एंगेजमेंट के पहले कैसे पता चलेगा? प्लीज अंडरस्टैंड, ये पता नहीं चलता स्केप्टिज्म रह सकते कि नहीं, ये पता करना है। स्केप्टिज्म नहीं पता, स्केप्टिज्म इस एंगेजमेंट में रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। मेरे को बताओ, अगर फैमिली थ्रेट्स है, मेरे को मालूम है एक गिफ्ट बार बार दे रहा है, बहुत बार बार, भले छोटे छोटे गिफ्ट दे रहे हैं लेकिन बार बार दे रहा है। डोंट यू थिंक मेरा एक एटीट्यूड स्केप्टिज्म, इट इज एन एटीट्यूड, ये एटीट्यूड खत्म होगा। मैंने अभी क्या बोला, मेरे को बताओ, अगर तुम लोग में से अभी जो रेगुलरली आ रही है, सुबह भी बैठ रहा है, दोपहर को भी देख रहा हूं मैं, ओके, देखो मैंने बोला होमवर्क करना, इसने नहीं किया,
इसने नहीं किया तो भी तुम्हारे साथ मैं लीनियड हो जाऊंगा। रीजन क्या? फैमिलिटी। लेकिन सुबह यस केस में कोई नहीं मिला, साला मां कसम तोड़ तेरी तेरी। ओके, रीजन सिंपल है, क्यों? फैमिलिटी। स्केप्टिज्म रह पाऊंगा कि नहीं? स्केप्टिज्म रह पाऊंगा कि नहीं? वापस बोल रहा हूं सर, ये रहने, सर ये समझ में आता ही अपने को पहले से। ओके, इंडिपेंडेंस ऑफ, मेरे को इंडिपेंडेंस ऑफ ओपिनियन दुनिया को आंसर आने वाला है, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड नहीं जमने वाला है। इसीलिए आपको एक ही चीज समझनी होगी, क्या उसके साथ मैं क्या रह पाऊंगा? स्केप्टिज्म। अब ये पांचों चीज में देख लीजिए, पांचों चीज में कर लीजिए। ओके, आपने वो आंसर मिलेगा, स्केप्टिज्म रह पाऊंगा तो ठीक है, नहीं रह पाया तो ये पांच में से कोई ना कोई एक इंपैक्ट होगा, इसलिए नहीं रह पा रहा हूं। स्केप्टिज्म। ओके, देखो मैंने आपको क्या बोला, कल जब मैंने आपको समझाया था तो मैंने आपको बोला थर्ड पार्टी का ओपिनियन लो, लेकिन वो ओपिनियन कब देखोगे, कंपेयर कब करोगे? लास्ट में। ठीक है, वो अगर आज भी अप्लाई करने की कोशिश करो तो थोड़ा सा टेंटिवली दिमाग लगाओ तो तुमको समझेगा। जब मैं आपको बोल रहा हूं थर्ड पार्टी जो ओपिनियन देगा तुम भी वो ओपिनियन दोगे, तो इसका मतलब सही है। मेरे को बताओ, थर्ड पार्टी ओपिनियन देगा इसका मतलब स्केप्टिज्म रह पाएगा, और तुम भी अगर रह पाओगे तो ओपिनियन सही आएगा। तो स्केप्टिज्म आपको स्टार्टिंग में समझना पड़ेगा, और इंगेजमेंट के पहले बहुत क्रिटिकल है। सर अगर ये देखा नहीं, व्हाट इफ, मैं वापस बोल रहा हूं सर, व्हाट इफ मैंने ये देखा ही नहीं, मैंने थ्रेड देखे ही नहीं और मैंने सीधा इंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लिया, मैंने सिर्फ इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस देखा, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड नहीं देखा, मेरे को बताओ क्या दिक्कत आएगी? क्या 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 इंपैक्ट होगा? क्या इसकी वजह से ओपिनियन पे इंपैक्ट हो सकता है? लेकिन इसका इंपैक्ट कब होगा? पकड़ा गया तो छोड़, नहीं पकड़ा गया तो ठीक है ना, चल रही कट रही जिंदगी तेरी। पकड़ा गया तो प्रॉब्लम आ गया, किसको मालूम पड़ेगा? मैंने रिपोर्ट दे दिया, शेयर होल्डर साले गधे ले लिए रिपोर्ट पे और कर रहे काम, ना उन्होंने कंप्लेंट किया ना कंपनी ने कंप्लेंट किया, कंपनी करेगी भी नहीं क्योंकि कंपनी के लिए तो सही हुआ, झोलते। और तुमने क्या बोला? सही है। मेरे को बताओ उल्टा बोलेंगे क्या अपन? अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है और अपन बोलेंगे झोलू है, ऐसा तो बात ये समझा था मैंने, याद है कि नहीं? ओके, सो ये पोजीशन आने वाली नहीं है। तो स्केप्टिज्म को आपको पहले ही देखना पड़ेगा, इंगेजमेंट के पहले ही देखना पड़ेगा। बट इंगेजमेंट का स्ट्रक्चर अपन को समझ में आया कैसे वर्कआउट हो रहा है। ओके, तो वापस एक बार स्ट्रक्चर वाइज बिठाते दिमाग में। ओके, व्हाट इज द स्केप्टिज्म? यस मालिक। तेरी जगह कोई और पहचान वाला रहा तो तेरे पहचान वाला रहा तो तेरे को क्या करना है? वो उसके साथ क्या रहेगा, ऐसा है, उससे वो इंडिपेंडेंस है। और थर्ड पार्टी, अभी तू थोड़ा लेट है, मैं स्टार्टिंग में क्या बोला, ये थर्ड पार्टी अपन अंदाजा लगा रहे, पर ये कब देखा जाएगा? आईसीआई देखेगी। ओके, वापस समझाता हूं। देखो एक चीज को क्लियर रखो, मेरे को बताओ थर्ड पार्टी का मैंने डेफिनेशन यूज किया हुआ है और ये लिखा भी और लिखेगी भी अपन थर्ड पार्टी, पर ये किसमें लिखेंगे? इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस या माइंड? माइंड, मतलब इन शॉर्ट इंडिपेंडेंस का हिस्सा ही है। ओके, पर ये थर्ड पार्टी, मेरे को बताओ आज तेरे को एंगेजमेंट मिला, ओके, एचयूएल का एंगेजमेंट मिला तेरे को, एचयूएल का एंगेजमेंट मिला। अब मेरे को बता तू आज क्या ओपिनियन देने वाला, तेरे को मालूम है क्या? तेरे को मिल रहा है, एग्जांपल बोल रहा हूं, तेरे को मिल रहा है 25 जून 2022 में तेरा अपॉइंटमेंट हुआ एजीएम में। ओके, 25 जून 2022 में तेरा अपॉइंटमेंट हुआ एजीएम में। अब मेरे को बता तू आज क्या ओपिनियन देने वाला है? तो एंगेजमेंट, मेरे को बताओ एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर सकते कि नहीं कर सकते? पता करना पड़ेगा। क्या पता करना पड़ेगा? इंडिपेंडेंस। कौन से सीन में? इन अपीयरेंस, इन माइंड। तो मेरे पास 30 दिन का टाइम रहता, 30 दिन के टाइम में ओके एडीटी फॉर्म भरना पड़ता, ऑडिटर का फॉर्म। 30 दिन, एग्जांपल बोल रहा हूं, 30 दिन का टाइम, 15 दिन में भी निपटा सकते हैं वो लोग। ओके, मेरे को जिस दिन आया एंगेजमेंट, मैं देख रहा हूं, मेरे अपने क्राइटेरिया देख रहा हूं। अगर मेरे को मालूम पड़ा कि नहीं भाई उस दिन मेरा इंडिपेंडेंस पे इंपैक्ट है, मैं क्या बोलूंगा? आई कैन नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट, कैंसल। लेकिन अगर मेरे को मालूम पड़ा है एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं, अब क्वेश्चन है उस दिन मैं क्या देखूंगा? अब मेरा क्वेश्चन है ये, इस दिन क्या देखूंगा? 25 जून को क्या मैंने उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक किए? 25 जून को जब मेरे पास ऑफर आया, सुनो ओके, मेरे को बताओ उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने चेक किए? नहीं, मेरे को मालूम ही नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे। मेरे को तुमने बुलाया, मेरे को बताओ तुमने बुलाया, मेरे को मालूम थोड़ा ना तुम्हारा प्रॉफिट कितना है। अब मेरे को बताओ क्या तुम्हारा, मेरे को बताओ 315 का स्टैंडर्ड का आंसर बताओ, स्टैंडर्ड का नाम बताओ, कल का याद होगा तो। 315 का थोड़ा सा देख के नोट्स में देखो, 315 का नोट्स में जाओ। आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बाय अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स। यानी मेरे को बताओ क्या आपको एंटिटी और एनवायरनमेंट समझना पड़ेगा? हाँ या ना? लेकिन कब? एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के बाद या पहले? एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के पहले। एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर, उसके बाद तू काम क्या चालू करेगा? ओके, तू समझने की कोशिश कर। एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के पहले तेरे को क्या समझना होगा? एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के पहले तेरे को क्या समझना होगा? ओके, वही अपन सब डिस्कशन कर रहे हैं अभी। क्वालिटी कंट्रोल बोल रहा है, तो ये बोल रहा है कि भाई तू क्या ध्यान रख, तेरे को थ्रेट से कि नहीं है। अब मेरे को बता, आज थर्ड पार्टी क्या ओपिनियन देगा, ये डिस्कशन है क्या? नहीं, तो थर्ड पार्टी क्या देगा कब मालूम पड़ेगा? लास्ट मतलब कब? वो है
तो थर्ड पार्टी का जो पॉइंट भले ही अपन लिख रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट यूज कौन करेगा? आईसीआई। कल अगर बाई चांस नेफ्रा में किसी ने कंप्लेंट डाल दी, कोई शेयर होल्डर का गया आईसीआई के पास, डिसिप्लिनरी कमेटी के पास डाल दी कंप्लेंट, फिर आईसीआई बोलेगी वो ऑडिटर इधर आ। फिर मैं गया, बोले इसका ऐसा ओपिनियन क्यों दिया तूने, अनमॉडिफाइड क्यों दिया, इधर तो झोल दिख रहा है। फिर मैं बोलूंगा इनहेरेंट लिमिटेशन, ओके द ऑडिट एविडेंसेस आर प्रोवाइडेड बाय क्लाइंट, तो आई कांट डू एनीथिंग, आई एम नॉट एन इन्वेस्टिगेटर। तो बोले ऑडिटर ये तो तेरे को दिख रहा था, साफ दिख रहा था, ओके तेरे को इधर फोटोकॉपी मंगानी चाहिए थी, ओके फोटोकॉपी आई है, तूने ये क्यों मंगाया, तेरे वर्किंग पेपर ला। फिर मैं दिखाया, तो फिर मैं बोलूंगा मेरे को मालूम नहीं, मैं मेरी जगह कोई दूसरा भी रहता तो ऐसा ही देता। फिर ऐसे बोलती चल लेट्स सी। और इसके लिए आईसीआई के पास ऑप्शन होता है, डिसिप्लिनरी कमेटी के पास ऑप्शन होता है कि चलो भाई दूसरे को लगा के देखते हैं, थर्ड पार्टी अगर यही ओपिनियन दे रहा है इसका मतलब तो इंडिपेंडेंस है, मतलब भले ही कॉम्प्रोमाइज हुआ रहेगा, भले ही थ्रेट थे लेकिन वो थ्रेट एक्सेप्टेबल थे। थ्रेट क्या थे? एक्सेप्ट। समझ में आया थ्रेट एक्सेप्टेबल मतलब? ओके मेरे को बताओ, क्या सुशील सर भी फैमिलियर है मुझसे लेकिन एक्सेप्टेबल है? क्या विनोद सर भी फैमिलियर है लेकिन पर वो थ्रेट एक्सेप्टेबल? अब मेरे को बताओ वो स्टार्टिंग में, अब मेरा क्वेश्चन है 25 जून को कैसे मालूम पड़ेगा मेरे को? ये आपको अंदाजा लगाना पड़ता है, पर इसमें क्या अंदाजा लगाएगा? स्केप्टिज्म। क्या इस कंपनी के साथ स्केप्टिज्म रह पाऊंगा क्या? ओके स्केप्टिज्म रह पाऊंगा। अब क्वेश्चन आता है फिर स्केप्टिज्म क्या? तो स्केप्टिज्म का डेफिनेशन चालू किया मैंने, तो मेरे को बताओ एक हिस्सा स्केप्टिज्म का डेफिनेशन समझाया, मेरे को बताओ स्केप्टिज्म का डेफिनेशन क्या है? इट इज एन एटीट्यूड व्हिच इन्वॉल्व्स क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट टू कंडीशन और इंडिकेशन ऑफ पॉसिबल मिस्टेक। देखो पॉसिबल मिसस्टेटमेंट हो सकता है वो हो भी ना भी हो। एग्जांपल फोटो को भी दिया, तेरे को क्या लग रहा है? हो सकता है इधर मिसस्टेटमेंट है, तो बोला मेरे को क्या मंगाया, मैं ओरिजिनल दे दिया, तो क्या प्रॉब्लम है तेरे को? समझ में आया? ओरिजिनल दे दिया हो गया ना, मतलब झोल नहीं होगा, पर दिया ठीक है सर ऐसा होता है, पर तूने स्केप्टिज्म रहना इसमें, तूने स्केप्टिज्म रहना, तूने अपना एटीट्यूड छोड़ना नहीं है। ओके कान खुले, आगे बढ़ो, वापस मेरे को बताओ, वापस एक बार बताओ फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन। स्केप्टिज्म मतलब क्या है? इट इज एन एटीट्यूड व्हिच इन्वॉल्व्स क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग alert to the condition or indication which indicates possible misstatement due to fraud or error, and दूसरा किस्सा, and require critical assessment of audit evidence, and require critical assessment of audit evidence। मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जैसे ही तेरे को ये इंडिकेशन आया तो तूने करना क्या है? तूने करना क्या है? एंड रिक्वायर्स क्या? क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। यानी ऑडिट एविडेंस को क्या करेगा तू? क्रिटिकली चेक करेगा, यानी बहुत 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 गहराई से चेक करेगा तू। एंड रिक्वायर्स क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो एक बार मेरे को बता दे फटाफट स्केप्टिज्म का डेफिनेशन बता दे पूरा। इट इज एन एटीट्यूड व्हिच इन्वॉल्व्स क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट टू द इंडिकेशन ऑफ पॉसिबल कंडीशन, इंडिकेशन जो वर्ड यूज करना है, ऑफ पॉसिबल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड, एंड क्या? requires critical assessment of audit evidence and requires critical assessment of audit evidence। मेरे को बताओ, मैंने आपको फोटोकॉपी दी, आपने क्या करना चाहिए? ओरिजिनल। अब ये क्या हुआ? पहली बात तो आपने अलर्ट रहे, ओके इसकी वजह से क्वेश्चन किया। क्वेश्चन क्या किया कि ये फोटोकॉपी क्यों दिया? ओरिजिनल दे। और वो ओरिजिनल को तुमने क्या किया होगा? क्रिटिकली एसेस किया। आप खाली ब्लाइंडली रिलाई नहीं करोगे, हो सकता है पहले फोटोकॉपी देने का कुछ कारण होगा। क्रिटिकली एसेस, ये एटीट्यूड होना चाहिए। अरे नहीं ना सर, इसने दे दिया ना मेरे को ओरिजिनल, क्रिटिकली एसेस कर उसको, क्रिटिकली एसेस कर उसने क्यों पहले फोटोकॉपी दिया, फोटोकॉपी देने का कारण होगा। ओके ये क्यों दिया उसने, ये चीज को एसेस करना इज नथिंग बट ए स्केप्टिज्म। डेटर्स, मेरे डेटर है 10 लाख के, तो आपको एविडेंस कैसे मिलेगा? एक तरीका, आपको एविडेंस मिलने का एक तरीका यह है कि आप मेरे डेटर को मेल करके कंफर्म कर सकते हो। सर ईमेल आईडी आपके पास कैसे आएगी? मुझसे लोगे, ईमेल आईडी मैं आपको ही दूंगा, या आप उसको कुरियर करके, ईमेल आईडी अगर नहीं दिया है उसके कुरियर करके आप मंगा सकते हो। लेकिन डेफिनेटली मेरे से पूछे बिना नहीं कर सकते, ऐसे डायरेक्टली छुपके से तेरे पीछे, मालूम ना सुमड़ी में कोमड़ी, तो सुमड़ी में कोमड़ी नहीं होगा इधर, लेकिन तू मेरे से पूछ, मतलब एड्रेस किससे लेगा तू? तेरे को मैं बोल रहा हूं भाई एक डेटर है जो भाई यार राजकोट में रहता है। अब क्या है, राजकोट में अमित एग्जांपल बोल रहा है, एक डेटर का नाम है, एक अंकित नाम है। अब अंकित राजकोट में 50 रहते हैं। ओके तेरे को एड्रेस कहां से मिलेगा? सब मुझसे लेगा। ओके मैंने दिया तेरे को। ओके अब सुन, कितना बोला था मैंने? डेटर अंकित के पास कितना पैसा बाकी है? 10 लाख। ओके तूने अंकित से कंफर्म किया, अंकित बोलता है 8 लाख, अंकित बोलता है 10 लाख नहीं 8 लाख। ईमेल आया उसका, 2 मिनट में ईमेल आ गया तेरे को, 8 लाख बाकी है, बोले 10 लाख नहीं बाकी है। अब मेरे को बता क्या करने का?
अब स्केप्टिज्म, क्योंकि देयर इज एन इंडिकेशन ऑफ पॉसिबल मिसस्टेटमेंट। अरे मिसस्टेटमेंट है ना, यानी वो बोल रहा है 8 लाख और साला तू बोल रहा है 10 लाख। मैं बोल रहा हूं फ्रॉड है, ऐसा मैंने बोला ही नहीं है। मैंने क्या बोला, ओके तेरे को पॉसिबल मिसस्टेटमेंट मिलने के चांसेस है ना, इट मे बी आइदर ड्यू टू फ्रॉड और हो सकता है गलती से मैंने 10 लाख लिख दिया, देयर में भी चांसेस, वो अपने को कुछ मालूम नहीं है। लेकिन तेरे को अभी क्या करना होगा, अब मेरा क्वेश्चन है तेरा क्या अगला स्टेप क्या होगा तेरा, स्केप्टिज्म रहना। लेकिन तू अगला क्या करेगा, स्केप्टिज्म रहे मतलब क्या करेगा, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट डिफरेंस मतलब क्या करेगा। अभी एग्जांपल ओफू पूछ रहे अपन, क्या करेगा अभी अगला पढ़ाओ तू बताना। क्रेडिट सेल्स चेक क्यों करेगा, क्रेडिट सेल से चेक करके क्या मिलेगा उससे, अच्छा मतलब क्रेडिट सेल चेक करेगा ठीक है, उसके और थोड़ा सा मेरे से आगे ही पूछेगा ना, मेरे से आगे क्या पूछेगा सीधा, मेरे को बता वो तातेड़ ओके तू तो बोल रहा था वो देख अबे क्या टाइम पास चल रहा है। ओके अब मेरे को बताओ दो परमिशन कॉम्बिनेशन, एक तो मेरे से गलती हो गई या फ्रॉड किया, या दूसरा ऐसा हो सकता है, सुनो 2 दिन पहले ही मैंने उसको गुड्स बेचे जो ट्रांजिट में, तो मेरे बुक्स में उसके नाम पे डेटस हो गया, लेकिन उसको अभी तक मिला नहीं है इसलिए उसने एक्नॉलेज नहीं किया है। हो सकता है ना ये, मैंने क्या बोला, स्केप्टिज्म होने के बाद इसका मतलब ये नहीं कि फ्रॉड होगा ही होगा या एरर होगा ही होगा, आपको पता करना पड़ेगा, ये एटीट्यूड आना चाहिए आपके अंदर। ऑडिटर ये एटीट्यूड आना चाहिए, क्लाइंट तेरे को बोलेगा और तू उसके भरोसे चलेगा, ऐसा नहीं रहेगा यार। पॉइंट समझने कोशिश करो। ओके एक डेटर है, ओके एक अंकित और एक डेटर ले लेते हैं। ओके आर्यन किधर है, आर्यन कौन है, आर्यन एक डेटर है आर्यन। ओके मेरा डेटर है आर्यन। ओके 10 लाख मैंने लिखा है बैलेंस शीट में 10 लाख, तुम बोल रहे हो ओके आर्यन का मेरे को एड्रेस दो, ईमेल दो, मैं बोला नहीं देगा। ओके मेरे को बता तुम्हारा पहला क्या डाउट आएगा, ओके यानी मैं तेरे ऊपर क्या डाल रहा हूं, नहीं इनहेरेंट लिमिटेशन थोड़ा ना है ये, इनहेरेंट लिमिटेशन तो है ही, पर इसको क्या बोलेंगे आप ऑडिट के एंगल से क्या बोलोगे आप इसको, इनहेरेंट लिमिटेशन तो यार इनहेरेंट लिमिटेशन क्या, तुम क्या दरवाजा तोड़ सकते हो क्या, गला पकड़ के ऐसा कर सकते हो क्या, ये इनहेरेंट लिमिटेशन है। मैं क्या पूछ रहा हूं, तुम क्या बड़बड़ कर रहे हो, तुम्हारी ताकत नहीं है ये करने की, ये कर भी दिया तो टी शर्ट लूज है, टेंशन नहीं है। समझ में आ रहा क्या, अरे इनहेरेंट लिमिटेशन क्या है, तुम गला नहीं पकड़ सकते मेरा। मैं पूछ रहा हूं तेरे पास क्या कर दिया मैंने उसका नाम नहीं दिया, तो तेरे पर क्या हो गया, तेरे पर क्या कर दिया मैंने, नहीं इंडिपेंडेंट नहीं, तेरे पर क्या कर दिया मैंने, को स्कोप का लिमिटेशन कंस्ट्रेंट। अरे समझ में आया मालिक, अब मेरे को कंस्ट्रेंट ऑन स्कोप आया तो क्या करेगा तू, क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर। लेकिन ये लास्ट रिसोर्ट है, हाँ रिपोर्ट देना, अभी एक मैंने नहीं बोल दिया तू सीधा आते अभी पूरा क्वालिफाइड, अभी पूरा डिस्क्लेमर, ऐसा नहीं होता है। अब आगे जा, आगे बढ़। मैंने बोला भाई अंकित ना, आर्यन का एड्रेस नहीं दूंगा। अब मेरे को बता तेरे पास स्टेप क्या है, तू क्वालिफाइड देगा लास्ट में, अगर मैं कुछ करने किया ही नहीं, अगला स्टेप क्या होगा, तू मेरे से आके सवाल पूछेगा, क्योंकि अभी तेरे को डाउट आ गया, स्केप्टिज्म। क्या डाउट आ गया, आर्यन करके कोई है ही नहीं लगता, यानी इन्होंने फर्जी डेटर बनाया, प्रॉफिट बनाया, ओके डिविडेंड दिए होंगे, बैंक लोन लिया होगा, और अगले साल इसको बैड डेट्स करके खत्म करेंगे। अरे भारत माता की जय, समझ में आएगा मालिक, तो मेरे को बता फिर क्या करेगा अभी तेरा अगला सवाल पूछ, मेरे को अगला सवाल पूछना, तू सोचना एज ए ऑडिटर तू क्या करेगा अभी, स्केप्टिज्म रहे तू, स्केप्टिज्म रहे, तेरा एटीट्यूड ला, तू क्या करेगा, रिक्वायर क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस, बट सबसे पहले क्या करने का तूने, मेरे से पूछने का, तेरे पास हमेशा ऑप्शन रहेगा, किससे पूछने का, ओके क्लाइंट मतलब कौन, मैनेजमेंट से क्या पूछने का, क्यों रे भाई, क्यों नहीं दे रहा भाई, क्यों नहीं दे रहा। मैं बोला यार ऑडिटर तुझे क्यों चाहिए, तो तू क्या बोलेगा, कंफर्मेशन करना। मैं बोला ऑडिटर देखे ना वो सड़ू आदमी है, उसके साथ में पहले ही कोर्ट में केस चल रहा है, 2 करोड़ आने थे साले, कोर्ट में केस गया वो, और 10 लाख पे अभी एटलीस्ट सेटल किया आउट ऑफ द सेटलमेंट। अभी तू उसमें कांड करेगा, क्या कांड करेगा तू, उसको पूछेगा क्या तेरे 10 लाख बाकी है, वो और चढ़ जाएगा, और साला तेरी वजह से मेरे को नुकसान होगा। नहीं समझा, एवरीबडी अंडरस्टूड। स्केप्टिज्म, तेरा स्केप्टिज्म बता, तैयार कर रहा हूं मैं अभी धीरे, आज स्केप्टिज्म तैयार कर। अब मेरे को बता अगला फिर स्टेप बता तेरा, फिर मैंने बता दिया, हाँ अगला कोर्ट के पेपर दे, स्केप्टिज्म समझ में आ रहा है, क्रिटिकल असेसमेंट, अच्छा तेरे को केस हुआ था क्या, कुछ पेपर तो होंगे ना, ओके अब मैंने 2 ऑप्शन दिए, मैंने तुमको पेपर दिए, सेटिस्फाइड, ठीक है भाई जाने दे, आर्यन से नहीं पूछते, कोई दूसरे को पकड़ते,
कोर्ट के पेपर से है झेप रहा मालिक, और अगर कोर्ट के पेपर दे नहीं पाया, मैं सबमिट नहीं कर पाया, दिया नहीं, इसका मतलब कंस्ट्रेंट ऑन स्कोप, यानी झोल हो सकता है यार। उसके परमिशन कॉम्बिनेशन जो समझ में आ रहा है, स्केप्टिज्म, एटीट्यूड तैयार कर, एटीट्यूड तैयार कर, ठीक है। और एक तैयार करते हैं, और एक एग्जांपल, मेरे ख्याल से झेप रहा ना एग्जांपल, मैंने 3 एग्जांपल तो समझा दिए। पहले एग्जांपल क्या समझाया? पहला वाला फोटोकॉपी, फोटोकॉपी अपना कॉमन एग्जांपल है भाई, अपने ब्लड में जाना चाहिए फोटोकॉपी भी। फोटोकॉपी आया तो क्या मांगने का? ओरिजिनल, स्केप्टिज्म। दूसरा सिनेरियो, ओके मैंने और एक एग्जांपल दिया, ओके डेटर से तुझे कितना मिला अमाउंट? 10 लाख, मैंने कितना बोला? नहीं, उसे कितना मिला? 8 लाख, मैंने कितना बोला? स्केप्टिज्म। ओके स्टॉक इन ट्रांजैक्शन, वो तो मैंने आंसर दिया, नहीं आंसर जो भी है, पर स्केप्टिज्म रहना, मैंने आपको स्केप्टिज्म रहने का सिखा रहा हूं मालिक। तीसरा एग्जांपल मैंने क्या सिखाया? जहां पर मैंने आपको मना कर रहा हूं, अगर मैंने कुछ चीजों के लिए मना किया, देखो सेकंड में मैंने मना नहीं किया, सेकंड में मैंने आपको दिया, लेकिन मजा नहीं, मजा नहीं आया, मैच नहीं हुआ। तीसरे इसमें मजा तो छोड़, मैं कुछ दे ही नहीं रहा तेरे को, तो तीसरे इसमें तूने उसके परमिशन कॉम्बिनेशन देखे। जैसे मैंने एग्जांपल तो बोला, अच्छी है, एक काम कर, दूसरा मंगा। चौथा, कैडबरी की फैक्ट्री और सिंटेक्स, किसमें स्केप्टिज्म ज्यादा रहेगा? इन्वेंट्री के लिए। क्यों? साइज, साइज की वजह से क्या प्रॉब्लम है? फ्रॉड होने की संभावना ज्यादा, यानी अगर अपनों को लगता है कि भाई यहां पर फ्रॉड होने की संभावना ज्यादा है, तो वहां पर स्केप्टिज्म रहना ही पड़ेगा। ओके मेरे को पता फ्रॉड होने की संभावना ज्यादा कहां पर होगी? नहीं वो तो हो गया एग्जांपल, एग्जांपल के अलावा जो अपने एग्जांपल सिखाए मैंने उसमें से जा रहा हूं, मैं बाहर से नहीं जा रहा हूं। हाँ रिस्क, रिस्क मतलब किधर? यानी एग्जांपल अपना 300 आइटम याद है क्या? 300 आइटम में से कितने में झोल है होने के चांसेस है? 10, और 290 में रिस्क कम है। किसमें स्केप्टिज्म 100% रहेगा? 10 में। 290 से स्केप्टिज्म डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन रहेगा, यानी 10 के 10 केस में तो 100% क्या करना पड़ेगा तेरे को? स्केप्टिज्म। एटीट्यूड होना ही चाहिए, यानी उसने जो भी दिया होगा भाई विश्वास नहीं है, और तुम क्रिटिकली असेस कर। और एक तैयार करते, छोटा सा पॉइंट, आखिरी पढ़ाओ, ये पढ़ाओ भी डिस्कस किया था। ओके अपन मेरे ख्याल से ये इसमें सोहन केस में जाते हैं। सोहन मेरा क्लाइंट है, ओके मैंने सोहन को पूछा इन्वेंट्री कहां कहां रखी है? सोहन बोला अरे पूरा फैला हुआ बिजनेस है मेरा। मैं बोला किधर किधर? बोल बैलेंस शीट देख ना भाई, वो तातेड़ तू देख भाई, बड़ा आदमी में सूरत में है, इधर है, उधर है, फलाना है, ढिमका है। 10 करोड़ की इन्वेंट्री, 9 करोड़ सूरत में। मैं बोला भाई मेरे को सूरत क्यों देखना पड़ेगा? इन्वेंट्री चेक करना, मेरे है, एविडेंस लेना पड़ेगा ना। तू ऐसा बोलेगा 9 करोड़ की इन्वेंट्री है, अब मैं ऐसे ब्लाइंड, ओके यस 9 करोड़ की इन्वेंट्री, भाई मेरा दोस्त है, ओम यस परफेक्ट। मेरे को तो जाके चेक करना पड़ेगा, वो जो बोल रहा है 10,000 आइटम है, 10,000 काउंट करने पड़ेंगे। 10,000 काउंट करूं नहीं करूं ये मेरा अलग क्वेश्चन है। ओके 10,000 काउंट करूं या नहीं करूं, 10,000 हो सकता है उसमें से सैंपल लूं मैं, वो अलग चॉइस है मेरा। क्वेश्चन है उधर जाके काउंट करना पड़ेगा या नहीं करेगा? क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अरे तो फिर तो ऐसा कोई भी बोल देगा मेरे पास इतनी इन्वेंट्री इधर है। तुम्हारे को तो सूरत की फैक्ट्री जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? सूरत की फैक्ट्री का एड्रेस कौन देगा? सोम देगा। मैंने उसको बोला सूरत की फैक्ट्री का एड्रेस दे, उधर रहने खाने का बंदोबस्त कर, ओके जाने आने का अरेंजमेंट कर, ओके फर्स्ट क्लास एसी, दैट्स इट। ओके एग्रीमेंट है, ये सब ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर ये सब रहते हैं, और ये फिर इसकी क्लाइंट की पॉलिसी कुछ होगी, हम लोग खाली सेकंड क्लास का देंगे, फर्स्ट क्लास का जितना पैसा तुम एक्स्ट्रा भरो, व्हाटएवर, वो इतनी की पॉलिसी। ओके ये मैंने सोहन के स्टाफ को बोला, एग्जाम्पल सोहन का स्टाफ, ओके एक पंडर अपना न्यू पंडर, ये स्टाफ है एकदम अच्छा, एकदम सीधा बच्चा। ये आया पंडर, ये आया, इसको मालूम पड़ गया यार माँ कसम अमित आते तो 9 करोड़ की इन्वेंट्री की लिस्ट मांग रहा है, इसकी फट गई। ये आया इसके पास, सर वो जो ऑडिटर है ना वो 9 करोड़ का वो मांग रहा है। सोम बोला टेंशन मतलब मैं जाता हूँ, मैं डील करता हूँ, तू बैठ जा। सोम आया, बोला ऑडिटर क्या हुआ? मैं बोला वो 9 करोड़ का जो इन्वेंट्री ना सूरत का वो चेक करना है, और जो 1 करोड़ का मुंबई का वो चेक नहीं करना है। सफिशिएंसी जो मेरी मर्जी क्या चेक करना है, मैं डिसाइड करूंगा ना कि वो डिसाइड करेगा, मैं करूंगा। इसके बाद ये आता है, बोलता है एक काम करो ना सर, ओके ये 9 करोड़ को छोड़ दो एक बार, ये 9 करोड़ पे मत देखो, 1 करोड़ का जो है ना उसको चेक करो, 1 करोड़ पूरा चेक करो, तुम्हारे घर पे पूरी इन्वेंट्री बिकता है, घर पे बैठ के आराम से काउंट करो, तुमको किधर जाने की जरूरत भी नहीं है, और चाहिए तो उसमें से इन्वेंट्री 2-4 ले लो। अब मेरे को बताओ क्या मैंने ऐसा करना चाहिए? नहीं। अब मेरे को बताओ स्केप्टिज्म, अब क्या इसमें स्केप्टिज्म क्या रहेगा?
हाँ, पक्का झोल है, पक्का जाना चाहिए। ओके, पक्का जाना, मतलब सीधा जाना ही, जाना किधर चाहिए सूरत में, एड्रेस लेना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, ऐसे जाना ही चाहिए, मतलब तुम्हारा सबका कहना जाना ही चाहिए। ओके, याद रखो, कभी भी सीधा ऐसा तुमने करना चाहिए डायरेक्टली, कभी नहीं करने का। मैंने क्या बोला, तू इन्वेस्टिगेटर है? नहीं, तो लाइन पर है, लाइन पर है, लाइन पर है। इन्वेस्टिगेटर नहीं है तू, तो तू किसको बात करेगा? मैंने क्या बोला, हमेशा बात किससे कर? सोहम भाई, क्या प्रॉब्लम है यार, तुम 9 करोड़ की इन्वेंट्री के लिए क्या भाई सूरत जाने के लिए क्या मना कर रहे हो? अब सोहम देखो इसके परमुटेशन कॉम्बिनेशन आंसर, सोहम इसका पहला एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन आंसर क्या देगा? सोहम बोलेगा, देख भाई तातेड़, तेरे को जाना तो जा, ओके, सूरत में कोविड फैल चुका है, उधर पूरा बंद है, चाहिए तो जा उधर, पर 15 दिन इधर मत आ। ओके, पूरा कोविड वर्ड लेके पूरा तेरे बॉडी पे निकाल के फिरा, इसीलिए तेरे जान को खतरा, इसीलिए मना कर रहा हूं। समझ में आया? एग्जाम्पल, अभी इसी कंटेक्स्ट को एग्जाम्पल को लेते हैं। ओके, उसकी 9 करोड़ की इन्वेंट्री यूक्रेन में है, वो बोल रहा जा मैं फ्लाइट टिकट मंगा देता और रशिया का एक बॉम्ब लेके आ जा। ओके, कुछ समझ में आया? यानी कहीं ऐसी पोजीशन आती है जहां पर ऑडिटर के जान को खतरा हो सकता है। अब मेरे को बता, इसमें स्कोप पे लिमिटेशन तो अपने आप आना ही है, अरे ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन ऑडिटर को स्केप्टिज्म रहना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा सच्ची में जान का खतरा है या कॉस्ट बेनिफिट का चक्कर चल रहा, या इसमें फ्रॉड हो सकता है। ये सब पता करना एक एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड आपको डेवलप करना पड़ेगा। ये हम ओवर ए पीरियड डेवलप करेंगे अनडाउटफुली। आज आपको शायद 2-4 चीजें ऐसे नहीं आने के बाद फिर आपको आंसर आ रहा है, पर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ओके, अपने को 35 दिन के बाद ये आंसर आपसे आना चाहिए कि अभी ये होना चाहिए, क्योंकि ये एटीट्यूड डेवलप कर, दिस इज द ऑडिटर। मैं बोल रहा हूं, यू आर नॉट ए इन्वेस्टिगेटर, बट स्केप्टिज्म इज रिक्वायर्ड। विदाउट स्केप्टिज्म ऑडिटर इंडिपेंडेंस इज कॉम्प्रोमाइज्ड। बिकॉज मैंने आपको क्या बोला, ओके, ये 5 चीजें पता करने का मेरे पास एक ही मुद्दा है, और वो मुद्दा है स्केप्टिज्म। और स्केप्टिज्म में अगर लफड़ा है तो तुम्हारा गेम ओवर है। ओके, तो याद रखना, स्केप्टिज्म पक्का क्लियर है मालिक? अरे हाँ या ना? स्केप्टिज्म की कहानी क्लियर? कोई डाउट स्केप्टिज्म में? एवरीबडी? ओके, तो एक बार डेफिनेशन ऑफ स्केप्टिज्म बताओ। मैंने मल्टीपल एग्जांपल दिया, एग्जांपल समझे ना सब? एग्जांपल मतलब ओफू है ये सब, पर जेबे ना मालिक ओफू, ठीक है? मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, और वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होंगे ना, एक दिन में सारे। अपन अभी आज अपने को एक चीज क्या समझ, आज मेरे को क्या बिठाना है, मेरे को बताओ, मेरे को आंसर क्या बिठाना है, ये पता कैसे करूं डे 1 पे? तो मेरे को बताओ आंसर क्या मिला, ये कैसे पता करेंगे? ओके, स्केप्टिज्म। 3 चीजें, खाली स्केप्टिज्म नहीं बोलोगे, 3 चीजें क्या क्या होगी? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, स्केप्टिज्म। अगर ये 3 चीजों को इंपैक्ट कर रहा है, इन 3 चीजों को इंपैक्ट कर रहा है, तो ऑडिटर ने क्या करना चाहिए? इसका इंपैक्ट कम करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ये कम नहीं हो रहा है, ऑडिटर ने एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाया अभी जो मैंने पढ़ा या जो भी किया, ये है आपका अगला पड़ाव, दैट इज कॉल्ड सेफगार्ड्स अगेंस्ट थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। सर, सेफगार्ड अगेंस्ट थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस क्या है? पहला पॉइंट, ऑडिटर की जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके, उसके ऊपर ओपिनियन देना, उससे ज्यादा वो अपनी औकात के बाहर जाएगा नहीं। सेकंड, ऑडिटर की जिम्मेदारी है एथिकल रिक्वायरमेंट का ध्यान रखना, लेकिन एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ में वो और एक चीज का ध्यान रखेगा, वो है इंडिपेंडेंस। तीसरा पॉइंट, जब वो इंडिपेंडेंस का ध्यान रखेगा तो उसको याद रखना होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है इंडिपेंडेंस के, और वो फंडामेंटल प्रिंसिपल वापस बोल रहा हूं, शब्द क्या यूज किया? फंडामेंटल प्रिंसिपल किसके है? इंडिपेंडेंस। वो फंडामेंटल प्रिंसिपल पता करेगा। तो कितने फंडामेंटल प्रिंसिपल है इंडिपेंडेंस के? 3। ऑडिट के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स 5 + 1 है, पर 5 में नहीं याद रख। ओके, कंफ्यूज मत होना। कॉन्फिडेंशियलिटी इज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर ऑडिट एंड स्केप्टिज्म ए फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर इंडिपेंडेंस। तो तीसरा पॉइंट ये, मैं कौन सा आंसर पढ़ रहा हूं अभी? कौन सा आंसर पढ़ रहा हूं मैं? सेफगार्ड्स। तो पहला पॉइंट, ऑडिटर तेरी औकात क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा, ऑडिटर तू इथिकल रिक्वायरमेंट का ध्यान रखेगा, लेकिन साथ में किसका ध्यान रखेगा? इंडिपेंडेंस। तीसरा, ऑडिटर इंडिपेंडेंस में खास फंडामेंटल प्रिंसिपल रहेगा 3 चीजें। कौन सी 3 चीजें? ओके, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड स्केप्टिज्म। चौथा, तू जब ये चीज करेगा तब तुझे पता चलेगा कि यहां पर तेरे को थ्रेट्स है या नहीं है। अगर थ्रेट्स है, 5वां पॉइंट, अगर थ्रेट्स है, कान खुले, पता कर क्या वो थ्रेट्स एलिमिनेट हो सकते हैं? क्या वो थ्रेट्स क्या हो सकते हैं मालिक? एलिमिनेट। अभी इसका ओफू अपन ज्यादा डिस्कशन नहीं करते, लेकिन एक ओफू मैंने कल बताया था मालूम है, रिलेटिव के केस में। रिलेटिव एक थ्रेट है ना रिलेटिव का। कौन सा थ्रेट है रिलेटिव का? मैंने बताया था। मेरे को बताओ रिलेटिव कितना होल्ड कर सकते हैं शेयर? 1 लाख। अभी पूरा आंसर नहीं आता आपको, बस आप दिमाग में ये रखना है। और मैंने क्या बोला था? 60 डेज, और थोड़ा सा पंचायती थी, पर वो पंचायती में ज्यादा नहीं पड़ेंगे, लेकिन 60 डेज में अपन रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो सपोज 25 जून को मेरे को ऑडिट मिला,
उस दिन मेरे पापा के पास 2 लाख के शेयर है, लेकिन मेरे पापा कितने होल्ड कर सकते हैं? 1 लाख। अब मेरे को बताओ फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है? एज्यूम करते हैं अब 60 डेज लॉजिक लगाओ, 60 डेज लॉजिक, 25 को ही खरीदा पापा ने, तो अभी भी मेरे पास 60 डेज करेक्टिव विंडो बचा हुआ है जहां पर वो एलिमिनेट कर सकता है। यानी मेरा क्वेश्चन है, क्या 25 जून के बाद मैं ऑडिट कंटिन्यू कर सकता हूं? यस, क्योंकि मेरे पास मौका है क्या करने का? एलिमिनेट। तो चौथा पॉइंट के बाद वो पांचवा पॉइंट बोलते हैं एलिमिनेट का ऑप्शन है, तो एलिमिनेट करो। और आखिरी पॉइंट मेरे को बता, एलिमिनेट नहीं हो रहा है तो इंगेजमेंट को एक्सेप्ट मत करो, और अगर एक्सेप्ट किया तो बात खत्म। ओके, फंसने से अच्छा है पैसा कम मिले, 2 पैसा कम कमाएगा लेकिन जिंदगी सुख से जिएगा, ऐसा बोला जाता है। आत्मा क्लियर? तो कौन सा आंसर खत्म किया अपन ने? सेफ गार्ड। जीपा क्या सेफ गार्ड? मेरे को बता आंसर, सारे बता क्या क्या है। पहला आंसर लीडरशिप तो पक्का क्लियर ना। दूसरा पॉइंट इथिकल रिक्वायरमेंट है, इथिकल रिक्वायरमेंट में पहला क्या है? इधर क्या लिखेगा तो? इधर। ओके, 5 पॉइंट इधर, फिर इंडिपेंडेंस में आया, फिर इधर क्या लिखेगा? इधर क्या, कितने पॉइंट है? पॉइंट बोल 2, फिर इधर कितने पॉइंट लिखेगा? 5, फिर इधर कितने पॉइंट लिखेगा? 5। पर ये स्टेटमेंट है। ओके, ये हेड पॉइंट मसाला है, इसके पहले वाला भी हेड पॉइंट मसाला है। आत्मा क्लियर? और ये भी आंसर हो गया अपना। बता, इट इज एन एटीट्यूड विच इन्वॉल्व्स बीइंग अलर्ट टू इंडिकेशन विच इंडिकेट possible misstatement due to fraud and requires critical assessment of audit evidence. Everybody clear? और इसके साथ में एक क्वेश्चन साथ में आएगा जो स्केप्टिज्म के साथ में, मतलब एक क्वेश्चन, मतलब एक 2 पार्ट में डिवाइड किया स्केप्टिज्म। पहला, मैं लिख नहीं रहा हूं इसको स्क्रीन पे, मैं आपके साथ बोल रहा हूं, तो आपका दर्शाया हुआ मतलब आपकी आंखें दृश्यम। क्वेश्चन बोलता है प्रोफेशनल स्केप्टिज्म कब कब करना है। इसके मैं इसी के ऊपर है। इसके इसमें पहला पैराग्राफ लिखोगे, फिर इसके नीचे एक पॉइंट लिखोगे जिसके 4 पॉइंट होंगे, उसके बाद और एक पॉइंट लिखोगे जिसके 3 पॉइंट होंगे। यानी एक पैराग्राफ, 4 पॉइंट, 3 पॉइंट, इस तरह से टोटल कितने पॉइंट है? 8, डेफिनेशन को इंक्लूड करके। यानी स्केप्टिज्म में कभी भी क्वेश्चन आया तो टोटल पॉइंट कितने होने वाले हैं? 8, जिसमें से पहला डेफिनेशन सबको क्लियर है, डेफिनेशन में दिक्कत नहीं। सेकंड पॉइंट भी सब आ रहा है, आंसर आ जाएगा, टेंशन मत लो। सेकंड पॉइंट क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या बता रहा है? स्केप्टिज्म कब कब रखना है? व्हेन प्रोफेशनल स्केप्टिज्म शुड बी देयर। या स्केप्टिज्म कब कब रखना है? स्केप्टिज्म कब कब रखना है? आत्मा क्लियर है? स्केप्टिज्म कब कब रखना है? भारत माता की सबको समझ में आ रहा है? स्केप्टिज्म कब कब रखना है? तो आत्माओं मेरे साथ, स्केप्टिज्म कब कब रखना है? 4 पॉइंट। सबसे पहला, कान खुले, मेरे को आप बताओगे इसके एग्जांपल। ओफू एग्जांपल नहीं है, ओफू आप बताओगे। पहला पॉइंट, रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंट्स। रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ओफू बताइए। ओरिजिनल, फोटोकॉपी नहीं चलेगा। सेकेंड पॉइंट, कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस। कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस यानी आपको ऑडिट एविडेंस मिले वो कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी आपको ऑडिट एविडेंस 2 मिले होंगे और वो दोनों मैच। ओफू 10 लाख 8 लाख, याद आया मालिक? ठीक है। तीसरा, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड कौन सा वाला? डेटर्स 2 करोड़ और है या नहीं है, वॉटेवर, वो पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड है। कंफर्म फ्रॉड ऐसा नहीं हो सकता, उसके साथ केस में चल रहा हो, आर्यन वाला किस्सा। आत्मा क्लियर? और पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड में और एक चीज देख सकते हो, कैडबरी। पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड के लिए बहुत एग्जांपल आ सकते हैं, लेकिन जिधर यानी पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड जिधर तेरे को डाउट आया उधर तूने क्या रखना है? स्केप्टिज्म। एंड चौथा एंड आखिरी पढ़ाओ भाई, तोड़ मालिक, चौथा और आखिरी पढ़ाओ जब स्टैंडर्ड बोलेगा, बात खत्म। स्टैंडर्ड जब जब बोलेगा तब तूने क्या रखना है? स्केप्टिज्म। तो मेरे को बता 4 पॉइंट क्या है? सबसे पहला, ओके, रिलायबिलिटी। शब्द ले रहा हूं मैं, खाली शब्द, बाद में आगे वर्ड याद रखेंगे। पहला वर्ड रिलायबिलिटी, दूसरा पॉइंट है कॉन्ट्राडिक्टरी, तीसरा पॉइंट है फ्रॉड, चौथा एज रिक्वायर्ड बाय एसए। मेरे को बताओ 4 केसेस वेयर प्रोफेशनल स्केप्टिज्म इज नेसेसरी। रिलायबिलिटी, कॉन्ट्राडिक्टरी, फ्रॉड, एज रिक्वायर्ड बाय एसए। अब लास्ट लाइन का महत्व बता रहा हूं मैं, लास्ट लाइन का महत्व सब लोग सुनो, क्योंकि ये 4 ये 3 इतना ही मेरा ये पॉइंट है, इसको अपन को फिर अपडेट करेंगे अपन, लेकिन 3 पॉइंट सुन लो, एकदम शिद्दत से सुन लो। ओके, एज रिक्वायर्ड बाय ऐसे, ठीक है मालिक। मेरा पहला क्वेश्चन है, स्केप्टिज्म कब रहना है? स्केप्टिज्म कब होना है तूने? स्केप्टिज्म तूने कब होना है? पूरे टाइम कब होना है? जब तेरे को क्या स्टार्टिंग में डेफिनेशन में लिखा है, इट इज एन एटीट्यूड बीइंग अलर्ट। किधर अलर्ट कब होना है तेरे को? जब पॉसिबल मिस स्टेटमेंट, यानी मेरे को बता अगर पॉसिबल मिस स्टेटमेंट नहीं है तो अलर्ट होने की जरूरत है क्या?
अलर्ट रहना ही पड़ेगा वैसे पूरे टाइम, क्योंकि इंडिपेंडेंस का एक किस्सा है। लेकिन स्केप्टिज्म मतलब समझ में आया, क्रिटिकल असेसमेंट की जरूरत नहीं है, अलर्ट रहना पड़ता, क्रिटिकल असेसमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन पॉइंट समझ, स्टैंडर्ड 550, कान खोले, 550 स्टैंडर्ड 550, जिसका नाम है रिलेटेड 550 रिलेटेड पार्टीज। मेरा साला, आपने पूछा अमित तातेड़ मुझे बताइए रिलेटेड पार्टी की लिस्ट दीजिए, मैंने 100 रिलेटेड पार्टी की लिस्ट दे दी, और आपने पूछा अमित तातेड़ 100 रिलेटेड पार्टी के साथ में ट्रांजैक्शन हुए वो बताइए, तो मैंने बता दिया, और 100 ट्रांजैक्शन। ओके, आपको ओरिजिनल लिस्ट दी, पूरी रजिस्टर में बकायदा लिखी हुई, एक एक एंट्री की हुई लिस्ट दी हुई है, और एक एक जगह साइन किया हुआ है मैंने बकायदा, पूरा एक एक एविडेंस मैंने दिए हुए हैं। आपको देखते ही कोई डाउट होने का संभावना नहीं है। लेकिन ऐसे 550 बोलता है जब भी तू रिलेट पार्टी ऑडिट करेगा, तेरे को कुछ भी हो या ना हो, तूने हमेशा क्या रहना है, स्केप्टिज्म। स्केप्टिज्म यानी इधर आया तेरे को अपने आप ये डाउट आना चाहिए। रीजन सिंपल है, और इसके आंसर मेरे को देगा, मैं 2-3 एग्जांपल समझा रहा हूं चौथे का, और तू मुझे इसका रीजन देने वाला है। लिंक कर, लिंक कर चौथे पॉइंट का, एज रिक्वायर्ड बाय ऐसे का। तो एक ऐसे का नाम क्या दिया मैंने, 550, जिसका नाम रिले पार्टी, याद आया मालिक? ठीक है, एक ऐसे 250 है, 250 है फॉर लॉज एंड रेगुलेशन। मेरे को बताओ, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कौन से लॉज आपको एप्लीकेबल है? क्लाइंट बताएगा। ऐसे 250 ही बोलता है कि डेटा कहां से लेगा, क्लाइंट से। लेकिन अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था क्लाइंट से डेटा दूंगा, वो कोई बाकी वो बता रहा है कि खाली डीटी एंड जीएसटी ये दो ही है। लेकिन मुझे जब मैं अकाउंट्स में डिपार्टमेंट में ऑडिट करने गया, तब मुझे मालूम पड़ा ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी देख रहे हैं। अब मेरे को बताओ, वो इग्नोर करने का या उसको कंसिडर करने का? स्केप्टिज्म। ऐसे 250 बोलता है तू पूरा रिलाय करेगा क्लाइंट पे, लेकिन लॉ रेगुलेशन देखते वक्त क्या रहेगा, स्केप्टिज्म। कहीं पर भी तेरे को मिला, किसी का भी नाम मिला, किधर भी मिला, बॉस पकड़ उसको, पकड़ के बैठ और एसेस कर उसको। यानी एज रिक्वायर्ड बाय ऐसे, समझ में आया क्या? एज रिक्वायर्ड बाय ऐसे, एज रिक्वायर्ड बाय ऐसे। स्टैंडर्ड बोलेगा तो स्केप्टिज्म रहना पड़ेगा, स्टैंडर्ड बोलेगा तो स्केप्टिज्म रहना, भले ही उधर मेरे को ठीक है, वापस तुम एक सीक्वेंस बिठा ही नहीं रहे हो। मेरा क्वेश्चन है स्केप्टिज्म कब रहना है? पॉसिबल मिसस्टेटमेंट। ओके, अब मेरे को बताओ चौथा पॉइंट जो समझ रहा हूं, एज रिक्वायर्ड बाय ऐसे, उधर पॉसिबल मिसस्टेटमेंट हो या तो भी प्रोफेशनल स्केप्टिज्म होना होगा, यानी क्रिटिकली एसेस करना पड़ेगा। अब ऊपर से नहीं, खाली अलर्ट रखे फायदा है, एसेस करो पूरा। झेप रहे क्या मालिक? अरे हाँ या ना? आई डोंट नो कितने जन लिंक कर पाए, बताइए मालिक। ये 2 एग्जांपल जो मैंने दिए एज मेरे को वापस बताइए, स्केप्टिज्म का आंसर क्या दिया मैंने, कितने पॉइंट बताया मैंने स्केप्टिज्म के? 4 पॉइंट मेरे को समझा दीजिए स्केप्टिज्म के 4 पॉइंट। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म पहला पॉइंट रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट। दूसरा पॉइंट बेटा कॉन्ट्राडिक्टरी ऑफ ऑडिट एविडेंस, तीसरा पॉइंट फ्रॉड के चांसेस, चौथा पॉइंट एज रिक्वायर्ड बाय ऐसे, मेरे को बताओ इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, मैं क्यों इस पे एम्फेसिस ज्यादा कर रहा हूं, इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, या इसके ऊपर क्यों एम्फेसिस कर रहा हूं? क्योंकि इसमें तुम्हारा डाउट हो या ना हो, तो भी तुम्हें स्केप्टिज्म रहना, झेप रहा है मालिक? डाउट हो या ना हो, तो भी तुम्हें स्केप्टिज्म। एवरीबॉडी एग्री? समझ में सबको आया? मेरे को बताओ इसकी एग्जांपल क्या दिया मैंने। एक ऐसे 550 जिसका नाम था रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, और एक क्या नाम दिया ऐसे 250 जिसमें दिया था लॉ। ओके, तो कुछ ऐसा, कुछ किधर कुछ लिंक या कुछ ऐसा मिल रहा है ये 2 जो एग्जांपल से, और ये यानी इस केसेस में स्केप्टिज्म रहना ही पड़ेगा। ऐसा कोई लिंक वो 2 शब्द को देखकर, कुछ भी ऐसा जिसको आ रहा है, ऑनलाइन में किसी को लिंक हो रहा है, ये किस आंसर से कुछ लिंक हो रहा है, ऐसा कुछ किस आंसर दूसरे आंसर से लिंक हो रहा है, किसी दूसरे आंसर में ऐसे ही पॉइंट्स, सिमिलर पॉइंट्स मिले हुए हैं। नहीं, लिखा किधर है अपन ने लिखे हुए आंसर्स। अपीयरेंस वाला कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, अपीयरेंस नहीं। अच्छा, मेरे को इतना बताओ, ये समझा क्या लास्ट में उन्होंने एज रिक्वायर्ड बाय ऐसे का मतलब क्या समझाया? मतलब समझा क्या? मतलब क्या?
मतलब उधर तुमको डाउट हो या फिर भी स्केप्टिज्म रहना पड़ेगा। यानी मेरे को बताओ रिलेटेड पार्टी केस में डाउट हो या ना हो, स्केप्टिज्म रहना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, ओके, अगर आपको लॉज एंड रेगुलेशन में डाउट हो या ना हो, स्केप्टिज्म रहना पड़ेगा। चलो और एक हिंट देता हूं, चलो ओके, और एक स्टैंडर्ड है 570, ऐसे 570। चलो और एक हिंट दे रहा हूं, गोइंग कंसर्न। ओके, इनहेरेंट लिमिटेशन अगर आपको याद है, इनहेरेंट लिमिटेशन के कितने आंसर थे? इनहेरेंट लिमिटेशन याद करने की कोशिश करो। इनहेरेंट लिमिटेशन कितने आंसर थे? इनहेरेंट लिमिटेशन के 4। सबसे पहला लिमिटेशन क्या है? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सेकंड था नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। तीसरा पॉइंट था टाइमलीनेस। एंड चौथा था अदर्स। अदर्स में क्या पॉइंट थे? फ्रॉड, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, लॉ रेगुलेशन, नॉन कंप्लायंस, याद है? उसके बाद गोइंग कंसर्न। ये चारों जगह पे आप देखना, जिधर जिधर इनहेरेंट लिमिटेशन आएगा, जिधर, क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से तेरा ओपिनियन पे इंपैक्ट आएगा। जिधर जिधर इनहेरेंट लिमिटेशन आने वाला है, उधर उधर तूने क्या करना है? स्केप्टिज्म, भले ही उधर डाउट आए या ना आए, क्योंकि वो लिमिटेशन डालने वाला है। और तू मेरे एग्जाम्पल ढूंढ, ये सारे चारों एग्जाम्पल ध्यान रख, और तू देखेगा ना तो ये सब इनहेरेंट लिमिटेशन पे एप्लीकेबल हो जाते हैं। तेरा प्रॉब्लम इनहेरेंट लिमिटेशन से क्या होने वाला है? मेरे को पता है इनहेरेंट लिमिटेशन रहा तो क्या दिक्कत आ रही है? तू कौन सा एश्योरेंस दे पा रहा था? नहीं, रीजनेबल या एब्सोल्यूट? रीजनेबल। गड़बड़ हुई है ना। तो इनहेरेंट लिमिटेशन के टाइम पे जिसकी वजह से तू रीजनेबल दे रहा है, तो वो रीजनेबल भी खराब ना हो, स्केप्टिज्म रहा कर, बस दैट्स इट। ओके, बट नेवरलेस यहां तक अपना सॉल्यूशन खत्म हुआ। इसके बाद और एक पॉइंट आता है स्केप्टिज्म के लिए, स्केप्टिज्म रिड्यूसेस रिस्क ऑफ, लेकिन वो अपन जब लिखेंगे तब उसके ओफू के बारे में देखेंगे, इसको अभी अपन कुछ करेंगे नहीं। तो मैं आपको बता दूं, ये पोर्शन अपन ने अभी खत्म किया, एंड दैट इज कॉल्ड इथिकल रिक्वायरमेंट। तो इथिकल रिक्वायरमेंट जो आपका तोड़ एलडीआर है, जिसके पूरे चांसेस एग्जाम में आने के, इसमें और एक मैंने आपको क्लियर किया कि एमसीक्यू में गड़बड़ मत करना। मैंने आपको बताया फंडामेंटल प्रिंसिपल टू ऑडिट 5, ओके, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉर इंडिपेंडेंस 3। ये चीज भूलना मत, बाद में बोलना मत तादेर बताया नहीं, मालूम नहीं पड़ा मेरे को मालूम नहीं था इंडिपेंडेंस के अंदर ये नहीं था। क्योंकि अगर ये बाद में अगर तुझसे शब्द मिला तो तेरे को मालूम नहीं, यूट्यूब पे तू और मैं क्या करेंगे। समझ में आया? नहीं, क्योंकि यार बेसिक मिस्टेक है, बेसिक एरर हो जाती है। और ये चीज मतलब मैं आपको बताऊं कि आपसे कौन सा एरर एक्सपेक्टेड है मेरे से? मतलब अगर मैं पूरा पढ़ाने के बाद एरर नहीं एक्सपेक्ट है, ह्यूमन एरर है, इनहेरेंट लिमिटेशन है ह्यूमन का, तो मेरा एरर क्या एक्सपेक्टेड है? पहला एरर, ओके, देयर में बी इंग्लिश एरर। ओके, यानी आपको इंग्लिश ड्राफ्ट करते वक्त प्लस माइनस होता है, ठीक है, दैट इज टॉलरेबल एंड एक्सेप्टेड। टॉलरेबल बोल रहा हूं, टॉलरेबल मतलब समझ में आ रहा है? यानी उसके मार्क्स गए तो भी मेरे को प्राउड था। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकंड सिनेरियो, दूसरा पॉसिबिलिटी ऑफ एरर है सर, मतलब ये ओके, दूसरा पॉसिबिलिटी ऑफ एरर मतलब पहला पॉसिबिलिटी ऑफ एरर इंग्लिश लिखने का। ओके, ये भूल के भी आया रहेगा, फिर भी चालू ही है साला गधा। ओके सर, दूसरा पॉसिबिलिटी ऑफ बंद कर, बंद। तो दो पॉसिबिलिटी ऑफ, पहला पॉसिबिलिटी ऑफ एरर इंग्लिश में गया, दूसरा पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, ओके, आपका शायद एक हाथ क्वेश्चन छूट जाए, आई एम ओके विथ इट। सर आप एक क्वेश्चन नहीं लिख पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को। कॉन्सेप्चुअल एरर टॉलरेबल नहीं है। ओके, आप गारंटी बोल रहे हो, अगर आप मेरे को एक पॉइंट बता देना कि सर ये कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं मालूम था, या कॉन्सेप्ट कुछ है, गारंटेड आप कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यू उठाओ, कोई भी इंटीग्रेटेड केस स्टडी उठाओ, ओके, तो वो टॉलरेबल नहीं है मेरे को। करेक्ट इनकरेक्ट टॉलरेबल नहीं है। थियरी का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम, टॉलरेबल नहीं है। ओके, और रटने का पॉइंट अपन क्लास में रटने के बाद भी आपको रटना पड़ता, क्योंकि ये याद रहने के बाद भी 3 महीने याद रखना पड़ता तेरे को। तो उसके लिए प्रोसीजर क्या रहेगा? उसके लिए प्रोसीजर सिंपल रहेगा। जैसे एग्जांपल, नेक्स्ट दो दिन के बाद, मतलब मंडे ट्यूसडे को अपन, मंडे खत्म हो जाए, ट्यूसडे ये पॉइंट खत्म करें, ट्यूसडे को एंड ऑफ द लेक्चर में लास्ट 10 मिनट का रिकॉर्डिंग में बना दूंगा चैप्टर 1 का पूरा, वो 10 मिनट का रिकॉर्डिंग ओपन लेक्चर आपके पास दे दूंगा। ओके, आपको सिर्फ क्या करना रहेगा, अभी मेरे को बता, सब चीज समझ गया, सारे एग्जांपल समझ गया। ओके, अब बार बार एग्जांपल देख के भी कुछ होने वाले नहीं, सेम सिनेरियो है। हमने खाली एग्जांपल को भी पॉलिश करना रहेगा। तुम चैप्टर 1 पे हो मेरे भाई, अभी तक और 12 बाकी है। चलो 12 में से 3 तो ऐसे ही निकाल दो। ओके, कंपनी ऑडिट निकालो, बैंक ऑडिट निकालो और स्पेशल ऑडिट निकालो, क्योंकि उसमें तो ऑडिटर कौन होना चाहिए वो डिस्कशन है, और एक ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 4 निकाल दो। 8 चैप्टर है जिससे अभी अपन पॉलिश्ड होने वाले हैं। तो ये पॉलिश होते होते एग्जांपल क्लियर होते जाएंगे, डोंट वरी अबाउट द एग्जांपल्स, बट द ओनली थिंग इज, ओके, इसके हेड पॉइंट रटने हैं ताकि थियरी लिख पाए। वापस बोल रहा हूं, इंग्लिश गया चलेगा, छूटा चलेगा।
ओके जरूरत है किसी किसी के लिखने की स्पीड में प्लस माइनस है, कुछ एक हाथ क्वेश्चन प्लस माइनस, कोई प्रॉब्लम नहीं मालिक। ओके डोंट वरी, 100 का 100 मार्क अपने को टेंशन नहीं है। ओके 100 में से 95 में आया ठीक है, 95 पर वो अपन, मेरा जो टारगेट है वो 95 में से क्या करने का, एक्यूरेसी। और वो एक्यूरेसी पे फोकस करते वक्त ध्यान रखना, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉर ऑडिट, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉर इंडिपेंडेंस, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके तो अपन ने क्वेश्चन ये कवर किया, ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया, इसका पॉइंट कवर कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। ओके अपन इसको खाली अपडेट कर देते हैं, खत्म कर लो उतना, फिर उतना आज करके छोड़ता मालिक में। चार्ट अपन ने कल बना लिया था मालिक, और लीडरशिप अपन ने लिख लिया है। ओके ऑडिट में सर अभी 2-3 दिन ऑडिट में क्या करें, जैसे अभी मतलब एग्जांपल ये मैंने बोला लिखे, ऑडिट में लिखने की जरूरत ही नहीं ना, ऑडिट में तो अपन लिख ही रहे हैं। ऑडिट में खाली आप इसके साथ क्या करना, संडे के एक दिन पहले कभी एक बार खाली गो थ्रू कर लेना, नहीं भी किया तो क्या मंडे को वापस मैं याद दिलाऊंगा ही। तो ऑडिट में कुछ हाल फिलहाल कुछ करो ही मत, रिलैक्स रहो, आगे सारा का सारा स्ट्रक्चर वाइज करो। ओके जैसे ही 2-3 संडे होने के बाद मैं आपको बता दूंगा कुछ करना रहा तो। ओके फर्स्ट पॉइंट 7.2 है ना, 9.2 क्या यार ये 9.2 हेडिंग डालो, ethical requirement relating to an audit of financial statement, ethical requirement relating to an audit of financial statement, ethical requirement related to an audit of financial statement. Next line, the auditor shall comply with relevant ethical requirement, statement की तरफ अच्छे से ध्यान देना। next line, the auditor shall comply with, the auditor shall comply with relevant ethical requirement, the auditor shall comply with relevant ethical requirement, comma, including those pertaining to, including those pertaining to independence, including those pertaining to independence, यानी इंडिपेंडेंस के रिलेटेड भी कुछ रिक्वायरमेंट रहेगी, वो भी आपने कंप्लाई करनी चाहिए। डॉट। नेक्स्ट लाइन, कितने पॉइंट अभी ये 5। फर्स्ट कौन सी बेटा, पहली कौन सी इथिकल रिक्वायरमेंट की, कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, confidentiality dash, it requires an auditor to respect confidentiality, it requires an auditor to respect confidentiality, it requires an auditor to respect confidentiality of information, confidentiality of information obtained during कब, ऑडिट engagement, obtained during ऑडिट engagement। सेकंड पढ़ो, कौन सा रे, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी के लिए हमेशा 2 शब्द रहेंगे, ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऑडिटर शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड हॉनेस्ट। in all professional and business relationship, auditor should be honest and straightforward, या straightforward and honest, auditor should be straightforward and honest, और नहीं है and honest in all professional and business relationship। इन ऑल प्रोफेशनल बिजनेस। एक छोटा सा एक ऐसे ही मेरे इसमें डाउट आया मन में,
आई शुड बी ऑनेस्ट इन, कौन सा लिखा है लास्ट, नेक्स्ट लाइन क्या लिखी है, ऑनेस्ट इन प्रोफेशनल एंड, सर एक ऑडिटर है, मैं नहीं लेता, मैं नहीं लेता, एक ऑडिटर है, ओके, उसके परदादा की वसीयत थी एक, ओके, परदादा और दादा की वसीयत थी जो उसके भाई के नाम की थी, और इस ऑडिटर ने उस दादा की सेवा बहुत की, लास्ट में वो दादाजी ने सारी वसीयत उसके छोटे भाई के नाम पे कर दी, उसकी सट की, इसने फॉर्जरी की, फॉर्जरी मतलब समझ आ रहा है, वसीयत को अपने नाम कर दिया, अपना नाम डाल के, बाद में कोर्ट में मालूम पड़ा कि इसने फॉर्जरी की है, ओके, क्या ये मतलब आईसीआई क्या इसके लिए स्टेप्स ले सकती है, मतलब ऐसा जैसे इसमें लिखा क्या है, ऑडिटर शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड हॉनेस्ट इन प्रोफेशनल बिजनेस, अभी क्या ये प्रोफेशनल बिजनेस से रिलेटेड है, पर्सनल है, तो कल अगर आईसीआई इसके अगेंस्ट कुछ स्टेप ले सकती है, मतलब आईसीआई ने कुछ स्टेप लिया, आईसीआई ने बोला ये ऑडिटर, ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, चल तेरी डिग्री कैंसिल 3 महीने के लिए, ऐसा हो सकता है पक्का, यानी अपन रियल लाइफ में अपने पर्सनल लेवल पे कुछ भी करे, फ्रॉड करे, चलेगा? नहीं, मेरा क्वेश्चन एकदम सिंपल है, आपसे पूछ रहा हूं मैं, ऐसे नॉट इन स्कोप, आईसीआई यहाँ पर नॉट इन स्कोप को तो बहुत फिट पकड़ लिए, नॉट इन स्कोप, औकात के बाहर जा मत आईसीआई, आईसीआई तू भी औकात के बाहर मत जा, मेरे को बोलता है, मना करता है हर टाइम, औकात के बाहर मत जा, औकात के बाहर मत जा, क्या लगता है आपको क्या लगता है, आपको ऐसा नहीं लगता कि इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम, आईसीआई को क्या प्रॉब्लम आ सकती है इसकी वजह से, क्या सब लोग क्या बोलेंगे, किसने किया, सीए ने, तो ठीक है, आईसीआई के ऊपर कलंक आ सकता है ना, तो क्या आईसीआई ऐसी चीजों को हैंडल करता है, याद रखना करता है, कोड ऑफ एथिक्स में इसके लिए भी अलग सजा है, जो आपने प्रोफेशनल में नहीं किया होगा, आपने पर्सनल किया, लेकिन जिसकी वजह से आईसीआई, मैं एक नाम भूल गया, मैं एक, आपने शायद सुना होगा, एक वो नहीं क्या, एक गैंगस्टर जो सीए था, और मैं नाम भूल गया, गैंगस्टर, ही वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब जो दाऊद के लिंक में बाद में आया, अभी एक जिसको फांसी दी, कसाब इंडिया का है क्या, कसाब शैल है, हाँ, मैंने यूसुफ, हाँ, क्या मेनन, हाँ, यूसुफ मेनन, ही वाज अ सीए, हाँ, ही वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए ने, और उसने सब गुंडागर्दी और ये सब किया, जिसकी वजह से ब्लैक, मतलब ये ब्लैकमेलिंग, भाईगिरी, ये सब में, प्रॉपर्टी एक्सटॉर्शन, ये सब में गया है, इंस्टीट्यूट ने उसको निकाला, ओके, ये आया कि उसने प्रोफेशनली क्या गलती की, बट क्या हो गया, इंप्रेशन क्या हुआ, वो किसका मेंबर है, सीए का, तो आईसीआई ऐसे स्टेप्स ले सकता है अपनी इंटीग्रिटी बचाने के लिए, और ये कोड ऑफ एथिक्स में है इसके लिए सजा, जिसमें डायरेक्टली इस केस में तो अपने लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप निकल सकती है, प्रोफेशनल में गलती की तो 3 महीने से लेकर चालू होती है, इधर तो तेरा लाइफ लॉन्ग, मतलब देयर इज नो लिमिट, तो इसीलिए याद रखना, कभी सीए बनने के बाद अगर तुम्हारे दिमाग में होगा कि अपन को लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, ओके, एग्जाम्पल मैंने कभी लड़की को छेड़ा और मैं अंदर गया, तो अपने को लग रहा है कि भाई ऐसे निकल बुलाया, क्या रे गुंडागर्दी कर रहा तू, अपने, अरे मतलब ये हम लोग, मतलब हम फाइनल में था, हम लोग ऐसी बात करते थे, डिस्कशन होता था, तो जस्ट क्योंकि मैं लाइब्रेरी में पढ़ा हुआ हूँ, तो लाइब्रेरी में डिस्कशन मेनली ऐसा होता था, तब ये पॉइंट भाई ये सिनारियो है कि इसमें आईसीआई स्टेप्स लेती है, और आईसीआई मतलब अपने रेपुटेशन को मतलब हिलने नहीं देती, वो कोई भी हो, उसके लिए स्टेप्स ले लेगी, और उसके लिए फिर स्टेप्स लेगी, ठीक है, उसके बाद आप लड़ नहीं सकते, ऐसा नहीं है, मतलब अगर आपका डिग्री बर्खास्त कर दी, फिर आप जा सकते हो डिसिप्लिनरी कमेटी के बाद कोर्ट में जा सकते हो, ऐसे सब चीजें हैं, तो इसका मतलब अपन सीए बनने के बाद अपन कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं होएगा, मतलब गुंडागर्दी, या अपन ऐसा लगता है ना, मतलब अपनी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक अलग रोल हो गया मेरा, मैं जब सीए रहता हूं तो मेरे अंदर कुछ स्प्लिट पर्सनालिटी रहती है, और जब मैं अमित रहता हूं तो अलग रहता, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे बोलते तेरा अलग तेरे घर पे, मेरे लिए इधर गया, ओके, और ये जो मैंने आपको किस्सा बताया, दिस इज एक्चुअल केस फैक्ट, कौन सा वाला केस, एक तो ये मेनन का एक किस्सा, और एक दूसरा मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी के फॉर्जरी किया, उसमें उस बंदे ने लड़ाई भी की, सुप्रीम कोर्ट तक गया हुआ किस्सा, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला आईसीए के लिए बहुत सही है, ओके, सुप्रीम आईसीआई के फेवर में गया केस, क्योंकि इसकी वजह से रेपुटेशन क्या भैया, सीए वो लोग ये नहीं बोल रहे कि भाई मिस्टर एक्स ने किया, सब लोग ये, अब न्यूज़पेपर में क्या आएगा, सीए ने ऐसा किया, मतलब सबको क्या लग रहा है, पावर का मिसयूज, ये ना हो, बस ये इंपैक्ट रहता है, तो इंटीग्रिटी, सेकंड पॉइंट इंटीग्रिटी, तो इसके शब्दों को एकदम एग्जैक्टली नहीं लेने का, फीलिंग नहीं लेने का, शब्दों को
इन प्रोफेशनल एंड बिजनेस, इसका मतलब पर्सनल में भी होता है, लेकिन ठीक है वो इधर मैटर नहीं कर रहा। तीसरा ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी वर्ड को हाईलाइट करके रखो। क्यों? ये दोनों किससे लिंक्ड है? इंडिपेंडेंस है। दोनों वर्ड शब्द को हाईलाइट करके रखो, मैं बाद में लिखाऊंगा कुछ। इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी, ऑडिटर शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल जजमेंट। ऑडिटर शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल जजमेंट। ऑडिटर शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल जजमेंट। Because of, auditor should not compromise professional judgment because of conflict of interest. Because of conflict of interest. Comma, undue influence. एक्सेट्रा। चौथा पढ़ाओ, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर डैश। ऑडिटर शैल मेंटेन, ऑडिटर शैल मेंटेन professional knowledge and skills. Auditor shall maintain professional knowledge. याद होगा इसका उफू, अरे कंपनी लॉ में अमेंडमेंट कब आया? अरे मेरे को मालूम ही नहीं, ऐसा ऑडिटर नहीं बोलना चाहिए, वो दुनिया को बताना चाहिए भाई अमेंडमेंट आया। ऑडिटर शैल मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स required at all level of required at all level of professional services. Required at all level of professional services. Required at all level of professional services. Dot. He should act diligently. He should act. Continue. Dot. He should act diligently. DILI. उसके बाद gently. GENTLY. Diligently. DILI जेंटली। ड्यू डिलिजेंस में ये डिलीजेंटली होता क्या मतलब? रैशनल पर्सन से ज्यादा रैशनल पर्सन, डिलीजेंटली थोड़ा ड्यू, हाँ मतलब रैशनल पर्सन। अभी एग्जांपल, अगर आप मेरे पास कैश चेकिंग करने हैं, ओके, आपने बोला कैश कितना है, मैं बोला ड्रॉर में 10 लाख पड़ा है, और तुमने बिना चेक किए निकल जाना चाहिए? नहीं, तुमने चेक करना चाहिए। ओके, एक नॉर्मल पर्सन। और अगर कुछ कम ज्यादा आया तो तुमने उसके लिए स्टेप्स लेने चाहिए। वो जब नहीं करते हो तो इसका मतलब तुम ग्रॉस नेग्लिजेंस हो, और ग्रॉस नेग्लिजेंस इज बेसिकली यू आर नॉट डिलीजेंट। तो ड्यू केयर शब्द बहुत मैटर करता है अपने को। एक चैप्टर में अपन मतलब जो रिस्क असेसमेंट है ना, वो चैप्टर अपनी बैंड बजाएगा, जो मैंने आपको पहले भी बताया, मतलब वो उसमें ये सब चीजें मैटर करेगी, क्योंकि जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। एंड आखिरी बढ़ाओ बेटा, प्रोफेशनल बिहेवियर। ब्राइब नहीं देने का रे, ब्राइब नहीं देने का, प्रोफेशनल बिहेवियर मतलब ऑन पेपर। ऑडिटर शुड कंप्लाई, auditor should comply with all relevant laws and regulations. Auditor should comply with all relevant laws and regulations. All relevant laws and regulations, and avoid any act, which brings, avoid any act which brings discredit to organization, discredit to ICI organization, discredit, disrepute होता ना, discredit to ICI। आत्मा क्लियर? तो इथिकल रिक्वायरमेंट ये हो गया आपके लिए। ओके, स्टार मार्क करके इथिकल रिक्वायरमेंट का जितना क्वेश्चन लिखा हुआ है एकदम टॉप पे जाने का, एकदम टॉप पे, उसके ऊपर मार्जिन वाले इसमें उधर लिखो स्टार मार्क करके। किधर स्टार मार्क कर रहे हो? इथिकल रिक्वायरमेंट के क्वेश्चन पे, एकदम टॉप पे मार्जिन पे, ऊपर टॉप में। स्टेटमेंट कंटिन्यू करते जाओ,
पहला पॉइंट, इथिकल रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑडिट, इथिकल रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑडिट इंक्लूड्स, नहीं 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 कंटिन्यू, ये किधर लिख रहे हो, मार्जिन मार्जिन एकदम ऊपर, अरे आपका पेज है ना, ये कंटिन्यू में नहीं लिखना है, ये अपना आंसर है ना, इधर स्टार मार्क करने का, किधर स्टार मार्क किया, इथिकल रिक्वायरमेंट वाले क्वेश्चन पे, और उसी के ऊपर वाला जो मार्जिन है ना, ऊपर वाला मार्जिन उधर लिखो, इथिकल रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑडिट और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉर ऑडिट, इथिकल रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑडिट और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉर ऑडिट। फॉर ऑडिट क्या आएगा आंसर, डैश कितने, 5, CIOPBPC, शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूं उसका, CIO मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। अब इसके साथ और एक क्या लिखना रहेगा फिर, हाँ इसके नीचे लिखो, इसके जस्ट नीचे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट फॉर इंडिपेंडेंस, उसी के नीचे लिख रहे ना मार्जिन में, ताकि दोनों ध्यान रहे, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट फॉर इंडिपेंडेंस, डैश क्या होगा, IOPS, हाँ मतलब iOS, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड स्केप्टिज्म। जीवा मालिक, ठीक है, मैं आज यहाँ पर हॉल्ट करता, ओके, अपन इसको मंडे चालू करते हैं, 2 दिन 3 दिन, मतलब आज का लेक्चर, मतलब कल तो पूरा रेस्ट ही है, तो कल जो ES में वो ES अच्छे से कर लेना, ऑडिट में आप ऐसा कुछ मत जाइए, आराम से मंडे को अपन ये चैप्टर खत्म करेंगे, मंडे को चैप्टर खत्म करने के बाद ट्यूसडे अपन चालू करेंगे विथ चैप्टर 11। तो अगला वीक अपने लिए बहुत सेंसिटिव है, अगर आपके कोई भी प्लानिंग होगी तो, क्योंकि अगले वीक का मैं बता दूं, अगले वीक में अपनी कोई छुट्टी नहीं है टिल संडे वापस, मतलब 6 दिन लगातार है, फिर उसके बाद वापस संडे छुट्टी है, फिर उसके बाद 6 दिन लगातार है, एटलीस्ट 12 लेक्चर तुम किधर भी हिलो मत, 12 लेक्चर के बाद तुम कुछ हिले भी ना, तो एक आध चैप्टर हिले, बाद में करना है प्लस माइनस, वो तुम्हारा देखो, मतलब ये है कि भाई फरवरी तक हिलो ही मत, लेकिन फिर भी देखो 50 दिन तक हिलना नहीं, या 50 दिन तक कंटिन्यूस रहना, थोड़ा सा प्लस माइनस रह सकता है किसी का चॉइस, लेकिन नेक्स्ट 12 दिन तक चैप्टर 11 मत हिलने दो, चैप्टर 3 मत हिलने दो, ये 2 के बाद मतलब इट्स कंप्लीटली, मतलब तुम एकदम आराम से कोई भी चैप्टर के साथ खेल सकते हो बस। तो अभी और एक 12 लेक्चर की बात है, 12 लेक्चर सही तरह से रहो, 25 घंटे की अपनी बात है, 25 घंटे सही तरह से रहो, ओके, ये रहेगा। उसके बाद पूरा ऑडिट आएगा ऐसा नहीं है, पर उसके बाद तुम्हारा फ्लो पूरा, अब फिर कोई भी चैप्टर में घुसोगे ना तो तुमको मालूम पड़ेगा निकलना कैसे, यू विल बी रेडी विथ निकलना पॉइंट, इधर पॉइंट किया, सी यू टुमारो नहीं, डे आफ्टर टुमारो नहीं, डे आफ्टर टुमारो नहीं, उसके बाद डे आफ्टर क्या टुमारो। और सर एक क्वेश्चन ऐसे भी आया, सर ऑडिट के आंसर कैसे लिखने हैं, तो मैं क्या लिखा कह रहा हूं, ये क्या लिखा रहा भाई, मैं ऑडिट के आंसर ही लिखा रहा है। अभी इसमें क्वेश्चन अपन तैयार कर ही रहे ना, जो क्वेश्चन है मैं बता ही रहा हूं, और जिधर टेक्निकल क्वेश्चन आएगा तो अपन जब क्वेश्चन बैंक करेंगे अपडेट करते हैं, अपना एक्स्ट्रा लगाना ही मतलब दिमाग ऑडिट में भी, मतलब आंसर्स को लेकर इंग्लिश चेंज कर भले ही, सब इसमें रहते हैं, CS में भी रहते हैं और ये भी रहता है सब। बहुत सारे पुलिस केस में, अपने इसमें CA लगा नहीं सकता, सोशल मीडिया पे तेरा सोशल मीडिया का इंटरप्रिटेशन, बहुत सारी चीजें उसमें, कोड ऑफ एथिक्स में तो बहुत कुछ है, तेरी वेबसाइट कोई भी कलर की नहीं हो सकती, वेबसाइट का कोई भी नाम नहीं हो सकता, तू सॉलिसिट नहीं कर सकता, मैं तेरे को ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, हाँ प्रैक्टिसिंग अपन लगा रहे, मैं लगा रहा हूँ, जो प्रैक्टिसिंग ये सब दिक्कत किसको है मेरे को बता, जो खाली CA बना उसको कोई प्रॉब्लम है क्या है? अबे मैं CA जॉब करने जा रहा हूँ तो CA का यूज कर रहा है ठीक है, पर CA इंस्टीट्यूट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना,
सीए इंस्टीट्यूट को फर्क कब पड़ेगा? जो सीए मेंबर्स प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए कोड ऑफ एथिक्स बहुत खतरनाक है। अपने लिए सिर्फ कैसे मालूम क्या, तुमने यार ऐसा कुछ नहीं करना कि इंस्टीट्यूट पे डिस्ट्रीब्यूट लाओ। तुम जॉब पे एग्जांपल बैंक में उधर चोरी किया तुमने और उधर कुछ फ्रॉड में पकड़े गए, तुम्हारी वजह से क्या हो गया, इंस्टीट्यूट का नाम खराब हुआ, तब तुम गए, फिर इंस्टीट्यूट तुम्हारे ऊपर करेगी। बाकी तुम अगर प्रैक्टिस में नहीं हो ना तो इंस्टीट्यूट का तुम्हारे हाथ पहुंचना नामुमकिन है। कोई लेना देना ही नहीं है इंस्टीट्यूट का, कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा इंस्टीट्यूट कब कंसर्न है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में तुम पैसे किससे ले सकते हो, किससे नहीं ले सकते, पार्टनरशिप नहीं कर सकते अपन, बहुत रेस्ट्रिक्शन है प्रैक्टिस में। अरे प्रैक्टिस में अपन ये बार बार नहीं बोल सकते मैं जीएसटी एक्सपर्ट हूं, ओके पैन कार्ड मैं निकाल सकता हूं, ओके मैं ऐसा बहुत भारी हूं, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है। कोड ऑफ एथिक्स मेनली प्रैक्टिसिंग के लिए है, बाकी सीए के लिए नहीं है। तुमको जो करना मजे करो ना, ऐसा है। पर प्रैक्टिसिंग रहा तो है, तुम्हारे बैंड है, ले कॉपी कर रहे। जैसे ड्रेसिंग सेंस आर्टिकल के लिए तुमको मिलेगा, तुमको अभी आर्टिकलशिप चालू होगी, तुमको मालूम पड़ेगा ड्रेसिंग सेंस। तुम ऐसे नहीं पहन सकते जैसे अभी पहन रहे हो, फॉर्मल, प्योरली फॉर्मल, ओके।